नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा उर्फ गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, क्या खास बात होती है उनमें, क्या फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉलिनर्जिक सिस्टम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दी आउटलाइन कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले कहाँ से ओरिजिनेट होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उनमें क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके एक्शंस क्या होते हैं, फिर कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे, और कॉलिनर्जिक ड्रग्स जो दो तरह की होती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और एंड में हम फिनिश करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नाम से क्या पता लग रहा है कि ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक, जैसे हमें हाथ पैर हिलाने हैं तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, मुझे हाथ यहाँ रखना है, मुझे हाथ यहाँ रखना है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्टिविटीज, जो हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हार्ट रेट है, हम हार्ट रेट को एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी को देख के दिल धड़कता है तो धड़कता है, ठीक है, तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन एक्टिविटीज को कहते हैं ऑटोनॉमिक। तो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये दो पार्ट्स होते हैं इसके मेनली, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। बट ये कब कहेंगे सिंपैथेटिक, कब कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक? बेसिकली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली द इफरेंट पाथवे ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जो नर्व्स ऑर्गन्स तक जाती हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, उसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मेन डिवीजन है कि वो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, ये प्योरली एनाटॉमिकल है। मतलब सीएनएस में किस जगह से फाइबर निकल रहे हैं। ठीक, अगर फाइबर्स ब्रेन से निकल रहे हैं दैट मीन्स क्रेनियल, या फिर सैक्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं क्रेनियोसैक्रल, इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर वो थोरैसिक या लंबर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड के से निकलते हैं तो इनको हम कहते हैं सिंपैथेटिक। सो सिंपैथेटिक इज थोरैकोलंबर एंड पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसैक्रल। ठीक है, अब चाहे ये जो मर्जी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करें, चाहे ये जो मर्जी काम करें, ठीक है, अगर वो थोरैकोलंबर से आ रहा है तो सिंपैथेटिक है, क्रेनियोसैक्रल से आ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक है। सो डिवीजन इज प्योरली एनाटॉमिकल। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि याद कैसे करें कि कौन सा सिंपैथेटिक है, कौन सा पैरासिम्पैथेटिक है। बहुत ईजी है याद करना। जैसे आप पढ़ते हो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मेन होते हैं जिसमें सबको पीजी करनी है। पैरा क्लिनिकल ऊपर नीचे वाले फालतू के सब्जेक्ट्स, फार्मा वार्मा वगैरह। ठीक है, तो क्लिनिकल मेन है सेंटर वाले, पैरा उसके ऊपर नीचे वाले। तो ऐसे ही सेंटर वाला सिंपैथेटिक, उससे ऊपर नीचे वाला पैरासिम्पैथेटिक। ऊपर नीचे वाला मींस क्रेनियोसैक्रल। सो थोरैकोलंबर इज सिंपैथेटिक, क्रेनियोसैक्रल इज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया। अब इसके बाद इसको एक दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाना है। दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाना है। ये जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनता है, ये वाला, इसको कहते हैं गैंग्लियन। जिस जगह पे कनेक्शन बनता है उसको कहते हैं हम गैंग्लियन। So both of these will form a connection with the other neuron in the ganglion. तो सिंपैथेटिक सिस्टम में इस गैंग्लियन को सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कहेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो गैंग्लियन के हिसाब से दो तरह के फाइबर्स हो जाते हैं, एक गैंग्लियन से पहले वाला, एक गैंग्लियन के बाद वाला। तो जो गैंग्लियन के पहले फाइबर है उसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो गैंग्लियन के बाद वाला है उसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में गैंग्लियन जो है वो सीएनएस से दूर है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लार्जर है और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्टर है। जबकि सिंपैथेटिक में उल्टा होता है, गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के पास है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है। ओके, तो अब इसको याद कैसे करोगे कि किस में साइज ऑफ फाइबर क्या है? तो याद करना बहुत आसान है। हमें पता है कि अगर हमें किसी के साथ सिंपैथी है तो हम उसको अपने पास रखेंगे,
तो ऐसा ही होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब सिंपैथी है, तो हम इसमें गैंग्लियन को स्पाइनल कॉर्ड के पास रख लेते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के पास है गैंग्लियन, तो प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होगा। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, गैंग्लियन दिस स्पाइनल कॉर्ड के या सीएनएस से दूर है, ऑर्गन्स के पास है, सीएनएस से दूर है। जब सीएनएस से दूर है तो प्री गैंग्लियोनिक लॉन्गर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक स्मॉलर है। ठीक, अब क्या हुआ, ये पहला फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है। पहले फाइबर और दूसरे फाइबर के बीच में कनेक्शन हुआ गैंग्लियन में। अब फर्स्ट फाइबर ने सेकंड फाइबर को इंफॉर्मेशन देनी, बट अगर ध्यान से देखोगे दोनों के बीच में तो गैप है। क्या नाम होता है इस गैप का? यस, दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। दोनों के बीच में साइनैप्स है, गैप है। तो अगर फर्स्ट फाइबर ने दूसरे फाइबर को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और बीच में रास्ता खाली है, तो क्या चाहिए हमें? हमें एक पोस्टमैन चाहिए, डाकिया चाहिए, जो इंफॉर्मेशन लेके जा सके। इस डाकिया का नाम है, पोस्टमैन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो फर्स्ट फाइबर के पास हमेशा एक पोस्टमैन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके पास एक चिट्ठी है। चिट्ठी मीन्स इंफॉर्मेशन है। तो ये पोस्टमैन जो है वो इस गैप के थ्रू आता है, साइनैप्स में आता है। अब चिट्ठी लेके ये पहुंच तो गया, बट दूसरे फाइबर के पास कोई आदमी होना चाहिए ना, जो उस चिट्ठी को रिसीव करे, उस इंफॉर्मेशन को पढ़े। ठीक है, इस आदमी का नाम होता है रिसेप्टर। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के पास पोस्टमैन है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के पास आदमी है जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको कहते हैं रिसेप्टर। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कंटेन रिसेप्टर। तो फर्स्ट फाइबर ने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया, उसने सेकंड फाइबर पे रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, तो सेकंड फाइबर को इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो यही चीज सारे गैंग्लियन में होगी। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एक पोस्टमैन भेजेंगे जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है और ये जो रिसेप्टर है, ये सारे गैंग्लियन में सेम होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। इस पोस्टमैन का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज द पोस्टमैन और वी कैन से न्यूरोट्रांसमीटर एट ऑल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला है, दैट मीन्स रिसेप्टर की बात कर रहे हैं जो, ये भी सब जगह सेम होता है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कंटेन एन एन रिसेप्टर। एन एन के नाम में क्या लिखा है? एन एन मतलब नर्व और नर्व, नर्व और नर्व का जंक्शन है, विच इज गैंग्लियन। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया, उसने एन एन रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, तो सेकंड फाइबर के पास इंफॉर्मेशन आ गई। सेकंड फाइबर चाहे सिंपैथेटिक है चाहे पैरासिम्पैथेटिक है, इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक, अब दूसरे फाइबर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो क्या करेगा? अब ये फाइबर ऑर्गन्स में एंटर कर जाएगा, हार्ट में, किडनी में, आई में, ब्रेन में, जहां पे भी चाहिए हमें, ऑर्गन्स में एंटर कर जाएगा। और ऑर्गन्स में जाके क्या करे? जैसे सपोज ये आई में एंटर कर गया, या फिर हार्ट में एंटर कर गया, या किसी भी ऑर्गन में एंटर कर गया, तो वहां पे जाके अब ये भी एक पोस्टमैन भेजेगा। ऑर्गन्स में भी सेम चीज होगी कि ये फर्स्ट फाइबर है और सेकंड वाला ऑर्गन है। ठीक है, तो फर्स्ट फाइबर जो है, फर्स्ट फाइबर मतलब अब हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया, ये फाइबर एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा और वो जाके ऑर्गन में रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। अब क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड फाइबर सिक्रेट करेगा और रिसेप्टर्स ऑर्गन में होंगे। ठीक? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये अलग अलग होता है। रिमेंबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सब ने एसिटाइलकोलिन सिक्रेट किया था, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइलकोलिन होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक ने भी एसिटाइलकोलिन रिलीज किया, पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइलकोलिन काम कर रहा है इसमें, कोलिन। ठीक है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली नॉर एड्रेनालिन होता है, इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक सिस्टम, रिमेंबर एड्रीनर्जिक सिस्टम नाम गलत है, क्योंकि एड्रेनालिन नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर एड्रेनालिन। तो राइट टर्म इज नॉर एड्रीनर्जिक। ठीक है, बट क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं लाइफ में, इसलिए हम नॉर एड्रीनर्जिक बोलने की जगह एड्रीनर्जिक बोल देते हैं। ठीक है, नॉर ना बोल के हम बहुत ज्यादा कीमती समय बचा लेते हैं अपना, बट होता नॉर एड्रीनर्जिक है, बट हम लिखते एड्रीनर्जिक हैं। एड्रीनर्जिक का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट होगा। बट एक एक्सेप्शन याद करनी है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है हमारी, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स में प्री गैंग्लियोनिक तो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो स्वेट ग्लैंड्स में जा रहा है ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। रिमेंबर, एड्रीनर्जिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सब जगह पे नॉर एड्रेनालिन सिक्रेट करता है।
बट स्वेट ग्लैंड्स में जाके वो एसिटाइलकोलिन सिक्रेट करता है। ठीक है? तो अगर आप स्वेट ग्लैंड्स की बात करो, इसमें प्री गैंग्लियोनिक भी एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है? नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आया तो थोरैकोलंबर से। रिमेंबर, डिवीजन इज बेस्ड ऑन एनाटॉमी। क्योंकि ये थोरैकोलंबर से आया है तो ये सिंपैथेटिक है। बट क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन सिक्रेट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि नर्व सप्लाई टू स्वेट ग्लैंड इज सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक। नॉर्मली सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक होता है, बट स्वेट ग्लैंड्स में सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक होता है। ओके, तो नर्व सप्लाई टू स्वेट ग्लैंड इज सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक। तो हमने ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हम उनको डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे? एनाटॉमी के बेसिस पे। थोरैकोलंबर सिंपैथेटिक है, क्रेनियोसैक्रल पैरासिम्पैथेटिक है। क्लियर? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, गैंग्लियन का लोकेशन। गैंग्लियन सिंपैथेटिक में पास होता है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक स्मॉल है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग है। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग, पोस्ट गैंग्लियोनिक स्मॉल। और तीसरा, न्यूरोट्रांसमीटर। सारे प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन होता है, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक में तो एसिटाइलकोलिन होता है, बट सिंपैथेटिक में नॉरएड्रेनालिन होता है। एक एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स, वहां पे सिंपैथेटिक में भी कॉलिनर्जिक होता है। ओके, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस या एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप ग्रॉसली याद कर लो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के काम उल्टे होते हैं। मतलब अगर एक स्टिमुलेट करता है तो दूसरा इनहिबिट करेगा। तो अगर हम ग्रॉसली काम देखें, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के उल्टे होते हैं और इनको याद करना बहुत आसान है। अगर हम बात करें कि जो सिंपैथी होती है, सिंपैथी दिल से रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। लॉजिकल। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा है, तो ये हार्ट को इनहिबिट करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सिंपैथेटिक सिस्टम में 3+ लिखा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में 2 नेगेटिव लिखा है। अब इसका क्या मतलब है कि जो 3+ है, इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट में 3 चीजों को स्टिमुलेट करता है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक, हार्ट रेट। दूसरा, कंडक्शन, एट्रियम से वेंट्रिकल वाला कंडक्शन। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट में 3 चीजों को स्टिमुलेट करता है, रेट को, कंडक्शन को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ठीक, तीनों इंक्रीज करता है, रेट भी, कंडक्शन भी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी। अगर आप टेक्निकल टर्म्स देखोगे तो हार्ट रेट के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? यस, इट इज क्रोनोट्रॉपिक। सो सिंपैथेटिक सिस्टम हैज पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब हार्ट रेट बढ़ाना। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ना, नेगेटिव मतलब कम होना। तो सिंपैथेटिक सिस्टम पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक होता है। अब कंडक्शन को क्या लिखते हैं टेक्निकली? इसको लिखते हैं हम ड्रोमोट्रॉपिक। ड्रोमोट्रॉपिक। सो सिंपैथेटिक सिस्टम हैज पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब कंडक्शन बढ़ाता है, पॉजिटिव। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम आइनोट्रॉपिक। सो सिंपैथेटिक सिस्टम हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप पैरासिम्पैथेटिक की बात करो तो इसमें हमने 2 ही नेगेटिव लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पहली 2 चीजों को कम करता है, मींस ये रेट और कंडक्शन को कम करता है। मतलब इसका नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। बट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कुछ खास अफेक्ट नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये अफेक्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होती। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ही नहीं है तो काम कहां से करेंगे? तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो वेंट्रिकल के कारण है ना, तो वेंट्रिकल में नर्व्स नहीं है या बहुत कम है, इसलिए कुछ मेजर काम नहीं होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम तीनों चीजें बढ़ाता है, रेट, कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पैरासिम्पैथेटिक 2 कम करता है, रेट और कंडक्शन मेनली। ओके, ये हो गया इफेक्ट हार्ट पे। अब हार्ट के अलावा अगर हम बाकी जगह पे देखें तो आप सिंपली उल्टा कर दो, मतलब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटरी है, सिंपैथेटिक इनहिबिटरी है। ठीक, ये सिर्फ याद करने के लिए, डिटेल हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ग्रॉसली आप याद कर सकते हो और याद करना बहुत आसान है। हमें पता है सिंपैथी हार्ट से रिलेटेड है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और बाकी सब जगह इनहिबिट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा है, वो हार्ट को इनहिबिट करेगा, बाकी सब जगह स्टिमुलेट करेगा। अब बाकी सब जगह हम कर रहे हैं, बट बाकी सब जगह का मतलब समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हम बात करें ब्रोंकस की।
तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? स्टिमुलेट मींस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये जो बीसी लिखा है ये वो विराट कोहली वाला नहीं लिख रहा, ठीक है? बीसी मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो सिंपैथेटिक क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक उल्टा है तो क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन। ठीक। अगर हम वही जीआईटी की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेशन ऑफ जीआईटी का क्या मतलब है? पेरिस्टालसिस बढ़ गई, सिक्रीशंस बढ़ गई, और अगर पेरिस्टालसिस बढ़ गई, सिक्रीशंस बढ़ गई तो क्या होगा? देयर इज प्री डिस्पोजिशन टू डायरिया, मतलब ओवर एक्टिव पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से डायरिया हो जाए। सिंपैथेटिक उल्टा है, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ऐसे ही अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट मतलब ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन पास होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक विल कॉज इंक्रीज इन यूरिन आउटफ्लो, यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक उल्टा है, ये कम करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक विल स्टिमुलेट द ग्लैंड्स, और जब ग्लैंड स्टिमुलेट हुई तो सिक्रीशंस बढ़ गई, तो इट विल इंक्रीज सिक्रीशंस को बढ़ा दे। पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वाटर सिक्रेट करेगा, सिक्रेशन में वाटरी सिक्रेशंस हो जाएंगी, और इसमें सिक्रेशंस कम हो जाएंगी या वाटर कम हो जाएगा सिक्रेशन में, थिक हो जाएंगी सिक्रेशंस। ठीक। अगर हम वही बात करें आई की प्यूपिल की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल को क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज मियोसिस। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से मियोसिस होती है। सिंपैथेटिक उल्टा है, प्यूपिल को डायलेट करेगा, इट इज नोन एज मिड्रियासिस। तो अगर आपको मियोसिस मिड्रियासिस में कंफ्यूजन होती है, जो कि ज्यादातर को नहीं होती, तो याद करना इजी है। मियोसिस जो है छोटा लेटर है, मिड्रियासिस जो है लिखने में बड़ा है। तो मिड्रियासिस में प्यूपिल बड़ी है, मींस डायलेटेशन है। मियोसिस में प्यूपिल छोटी है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के काम उल्टे होते हैं, और याद करना इजी है। सिंपैथी रिलेटेड टू हार्ट, तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता है, बाकी सब जगह इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा है, हार्ट को इनहिबिट करता है, बाकी सब जगह स्टिमुलेट करता है। तो ज्यादातर जगह पे इनके एक्शन उल्टे हैं। बट जो सेक्सुअल सिस्टम है उसमें इन दोनों के एक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बेसिकली आप समझ लो कि हर जगह पे ये एक दूसरे से उल्टे हैं, बट जब सेक्स की बात आती है तो ये एक हो जाते हैं, चलो एक जैसा काम करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है इट हेल्प इन इरेक्शन, और सिंपैथेटिक जो है इट हेल्प इन इजैकुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन करता है, सिंपैथेटिक इजैकुलेशन करता है। अब इसमें भी अगर कंफ्यूजन होती है कि किससे इरेक्शन होता है किससे इजैकुलेशन होता है, तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दी वर्ड पॉइंट एंड शूट। जैसे तीर चलाते हैं पहले पॉइंट करते हैं, गोली चलाते हैं पहले पॉइंट करते हैं, फिर हम शूट कर देते हैं। तो पॉइंट एंड शूट, तो इसके कैसे याद करोगे? पॉइंट का क्या मतलब है? पी मतलब पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट करेगा, पॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? इरेक्शन चाहिए, तो पैरासिम्पैथेटिक कॉज इरेक्शन। देन शूट करना, तो शूट मीन्स इजैकुलेशन, सो एस मीन्स सिंपैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इजैकुलेशन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक कॉज इरेक्शन, सिंपैथेटिक सिस्टम कॉज इजैकुलेशन। क्लियर? तो ये मेन इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के। रिमेंबर ये सिर्फ याद करने के लिए हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर्स के साथ साथ, बट हेयर ग्रॉसली यू कैन रिमेंबर कि सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता है, बाकी जगह इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा है, वो हार्ट को इनहिबिट करता है, बाकी जगह स्टिमुलेट करता है, बट सेक्सुअल सिस्टम पे कॉम्प्लीमेंट्री है, पॉइंट एंड शूट। पैरासिम्पैथेटिक कॉज इरेक्शन, सिंपैथेटिक कॉज इजैकुलेशन। ओके, तो ये हो गए हमारे ग्रॉसली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के एक्शंस और डिविजन्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नाउ वी कैन डिस्कस दीज सिस्टम्स सेपरेटली इन डिटेल। ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं। वी विल स्टार्ट विद द कोलिनर्जिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम कह लो। तो सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इस कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है। कहां से ओरिजिनेट होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? यस, पैरा ऊपर नीचे वाला, सो इट इज क्रेनियोसैक्रल। अब क्वेश्चन ये है कि विच क्रेनियल नर्व्स आर पैरासिम्पैथेटिक? कौन कौन सी होती हैं? यस, इट इज 3, 7, 9 एंड 10। थर्ड इज ओकुलोमोटर, 7th इज फेशियल, 9th इज ग्लोसोफरेंजियल एंड 10th इज वेगस। ये सारी नर्व जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक। फार्मा में हम कई जगह पे पढ़ते हैं 2, 7, 9, 10। वो क्या होता है? 2, 7, 9, 10 सुना आप? हाँ, 2, 7, 9, 10 क्या होता है? वो होता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। 3, 7, 9, 10 पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और अगर आपको एनाटॉमी थोड़ी बहुत याद हो, उसमें
थ्योरी के एग्जाम में गैंग्लियंस पे उस क्वेश्चन आता था, सिलेरी गैंग्लियन, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन, फेशियल गैंग्लियन, तो कुछ कुछ गैंग्लियन पे आता था। तो वो गैंग्लियन क्या है, वो सारे इन नर्व्स के ही गैंग्लियन है, 3, 7, 9, 10 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ही है, ठीक। तो इन जगह से ओरिजिनेट होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो कौन सी क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक है, 3, 7, 9, 10। अब कौन सी क्रेनियल नर्व सिंपैथेटिक है, वेरी गुड, कोई भी नहीं है। सिंपैथेटिक तो थोरैकोलंबर है। तो 4 क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक है, बाकी सारी क्रेनियल नर्व नॉन ऑटोनॉमिक है। वो सिंपैथेटिक नहीं है, नॉन ऑटोनॉमिक है। नॉन ऑटोनॉमिक मतलब सोमैटिक नर्व्स है, ओके। तो 3, 7, 9, 10 पैरासिम्पैथेटिक है। देन सैक्रल जो है वो हमारा है S2, 3, 4। तो 4 क्रेनियल नर्व और 3 स्पाइनल नर्व से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन आके ये गैंग्लियन में कनेक्शन बनाती है। हमने ऑलरेडी बता दिया था गैंग्लियन कहाँ है, ऑर्गन्स के पास है, सीएनएस से दूर है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्गर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्टर है। अब गैंग्लियन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन। ऑर्गन्स में जाके कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है, एसिटाइलकोलिन। इसीलिए हम पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम एसिटाइलकोलिन कर। तो अगर सब कुछ एसिटाइलकोलिन ही कर रहा है तो उसकी खबर ले लेते, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या किया, एवरीथिंग। तो हम पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन के बारे में पहले। तो अगर हम देखें, ये फर्स्ट फाइबर है, ये सेकंड फाइबर है। फर्स्ट फाइबर ने स्टोर किया एसिटाइलकोलिन वेसाइकल के अंदर। पहला क्वेश्चन, ये एसिटाइलकोलिन कहां से आया, फर्स्ट फाइबर में कहां से आया? आंसर इज, ये इस न्यूरॉन ने बनाया। रिमेंबर, जब हम फिजियोलॉजी में न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर उस न्यूरॉन में बनना चाहिए। इट हैज टू बी सिंथेसाइज्ड इन दैट न्यूरॉन। अगर किसी और जगह पे बन के इस न्यूरॉन में आया तो हम कभी भी उसको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहते, ठीक। तो एसिटाइलकोलिन हमें पता न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो इस ऑर्गन के, इस न्यूरॉन के अंदर बनेगा। बट इसको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो हम बाहर से मंगा सकते हैं। और कौन सा होता है रॉ मटेरियल? इसमें होता है कोलिन। तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज अपटेक ऑफ कोलिन। कोलिन बाहर से अंदर आता है, ठीक। उसके बाद इस कोलिन को एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस न्यूरॉन में सिंथेसाइज हो गई। अब सिंथेसिस होने के बाद इसको हम वेसाइकल में भेज देते हैं और वहां जाके स्टोर हो जाता है। तो एसिटाइलकोलिन यहां पे स्टोर रहता है। जब भी ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो सिक्रीट हो जाता है साइनेप्स में, ठीक। एसिटाइलकोलिन जो है, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं इसको, बाहर निकल जाता है वेसाइकल में से साइनेप्स में। अब जब ये यहां पे आ गया तो इसने काम करना शुरू कर दिया। तो जो भी इसको रिसेप्टर मिलते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स मिलते हैं, ये उनको स्टिमुलेट कर देता है, इंफॉर्मेशन पास हो जाती है, सेकंड न्यूरॉन के पास या ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन चलेगी। बट हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जिंदगी भर तो काम नहीं करता, हमें काम को तो रोकना ही है। तो एसिटाइलकोलिन का काम भी कुछ देर बाद रुक जाता है। कैसे रुकता है? इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, टूट जाता है। और कौन सा एंजाइम तोड़ता है इसको? एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज। तो एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज ने इसको तोड़ दिया, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, बाहर से कोलिन आया, एसिटाइलकोलिन बना, स्टोर हो गया। जब नर्व इंपल्स आई तो रिलीज हुआ, उसने काम किया और उसके बाद वो टूट गया। अब इतने सारे स्टेप्स में से कौन सा स्टेप सबसे रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? कौन सा होता है रेट लिमिट? अच्छा, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है उसमें? शुरू करना, स्टार्ट करने तो सबसे मुश्किल होता है, यहां पे भी वही है। तो जो पहला स्टेप है अपटेक ऑफ कोलिन, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है? अपटेक ऑफ कोलिन। अब क्या है कि ये जो एसिटाइलकोलिन आया, इसी ने तो काम किया ना रिसेप्टर्स पे। तो अगर साइनेप्स में जो एसिटाइलकोलिन है, अगर हम उसका लेवल मैनिपुलेट कर दें, कम कर दें या ज्यादा कर दें, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी चेंज हो सकती है, ठीक। अब इसको करें कैसे? क्या ऑप्शंस है हमारे पास? हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम रेट लिमिटिंग स्टेप को ही इनहिबिट कर दें। मतलब अगर कोलिन आएगा ही नहीं तो एसिटाइलकोलिन बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो रिलीज नहीं होगा, तो काम नहीं होगा। और ये जो दवाई करती है, इस दवाई का नाम है हेमीकोलिनियम। हेमीकोलिनियम, इट इनहिबिट द अपटेक ऑफ कोलिन। अब इसके नाम से याद कर लो, इसके नाम में क्या लिखा है? हेमी। हेमी मतलब हाफ, हमें पता ना हेमीप्लीजिया होता है जैसे हाफ, तो हेमी आधा कोलिन। तो ये कह रहा है कि आधा कोलिन। क्या आधा कोलिन? अगर आप लास्ट में पढ़ो तो इसके नाम में लिखा है इनियम। इनियम मतलब अंदर आना। तो ये कह रहा है कि ये दवाई देने के बाद आधा कोलिन ही अंदर आ पाएगा।
जब आधा कोलिन ही अंदर आएगा तो आधा एसिटाइलकोलिन बनेगा, तो काम भी आधा हो जाएगा ना, तो इट डिक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। क्लियर। दूसरा एक्शन जो हम कर सकते हैं, हम इस एक्शन को रोक सकते हैं, अगर एसिटाइलकोलिन वेसाइकल में ही नहीं गया, अगर वेसाइकल में नहीं गया तो रिलीज भी नहीं हो सकता, रिलीज नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और ये जो एक्शन रोकती है, जो नंबर 2 वाली दवाई है, वो है विसामिकॉल। तो विसामिकॉल ने वेसाइकल में एंट्री को रोक दिया। और इसको याद करना भी बड़ा आसान है, बस आपको हिंदी में पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, वेसाइकल में कोलिन। तो वेसाइकल में कोलिन नहीं आएगा, वेसाइकल में एसिटाइलकोलिन आ ही नहीं पाएगा। ठीक। और तीसरा जो हम चीज कर सकते हैं, वो हम इसकी एक्सोसाइटोसिस को या रिलीज को रोक सकते हैं। अगर एसिटाइलकोलिन नीचे आएगा ही नहीं तो काम नहीं करेगा। एंड व्हाट इज दैट ड्रग, वो है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द वेसाइकल। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये वाला जो डायग्राम है, पहले वाला न्यूरॉन जो है, ये बॉटल जैसा लगता है, बॉटल जैसा लगता है। तो बॉटुलिनम टॉक्सिन के नाम में बॉटल लिखा है, मतलब ये बॉटल को बेस से पकड़ लेता है, तो कुछ भी यहां से लीक नहीं हो पाता। अगर लीक नहीं हो पाएगा मतलब एसिटाइलकोलिन आएगा नहीं, आएगा नहीं तो काम होगा। तो बोटुलिनम टॉक्सिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो तीनों दवाइयां जो हमने पढ़ी, हेमिकोलिनियम, विसामिकॉल, बोटुलिनम टॉक्सिन, ऑल थ्री डिक्रीज एसिटाइलकोलिन इन दी साइनेप्स, सो दे विल डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। पैरासिम्पैथेटिक से उल्टा काम होगा इनका। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेमिकोलिनियम का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है, हेमिकोलिनियम का पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है, वो हार्ट रेट कम करता है, तो हेमिकोलिनियम उल्टा करे, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछें कि विसामिकॉल का ब्लडर पे क्या इफेक्ट होगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, विसामिकॉल उसको रिलैक्स कर देगा, उल्टा हो जाएगा, तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। बोटुलिनम टॉक्सिन का प्यूपिल पे क्या इफेक्ट होगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, मियोसिस करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन उल्टा करेगा, मिड्रिएसिस करता है। सो बेसिकली इन तीनों दवाइयों का काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से उल्टा है। ओके, देन वी हैव फोर्थ ड्रग, चौथी दवाई है विच कैन इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। द नेम ऑफ द ड्रग इज फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर देगी। तो पैरा एसिटाइलकोलिन टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। रिमेंबर ये दवाई बाकी तीनों से उल्टी है, बाकी तीनों तो पैरासिम्पैथेटिक कम कर रहे थे, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ा देगी। तो अगर आपसे पूछें फाइजोस्टिगमिन का इफेक्ट क्या होगा जीआईटी में, डायरिया होगा। फाइजोस्टिगमिन का हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। प्यूपिल पे क्या इफेक्ट होगा, मेयोसिस होगा। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक करता है ये बिल्कुल सेम करेगी। क्लियर। सो तीन दवाइयां इफेक्ट कम करेंगी, फाइजोस्टिगमिन उससे उल्टी है, ये इंक्रीज करेगी। क्लियर। बट फाइनली ये जो सारी दवाइयां हैं एसिटाइलकोलिन के लेवल को ही तो चेंज कर रही हैं। और ये एसिटाइलकोलिन काम कहां करता है, ये रिसेप्टर्स पे करता है। तो अगर हम कोई ऐसी दवाई दें जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे तो काम बढ़ जाएगा, इनहिबिट करे तो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, और वी कैन से कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हम कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं। ओके, तो जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको हम कह सकते हैं कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक निकोटिनिक जिनको एन कहते हैं, और दूसरा मस्कारिनिक जिनको एम कहते हैं। बेसिकली क्या था, शुरू में जो हमने सब्सटेंस बनाए, जिन रिसेप्टर्स को निकोटिन स्टिमुलेट करता था हमने उनका नाम निकोटिनिक रख दिया, जिनको मस्कारिन स्टिमुलेट करता था उसका नाम मस्कारिनिक रख दिया। ठीक। अब निकोटिनिक रिसेप्टर फर्दर दो तरह के होते हैं, एन एन और एन एम। और मस्कारिनिक रिसेप्टर्स 5 तरह के होते हैं, M1 2 3 4 5, बट इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं वो M1 है, M2 है और M3। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत इजी है याद करना, एन का क्या मतलब है, नर्व और नर्व। तो मतलब ये नर्व और नर्व का जंक्शन पे है, नर्व और नर्व का जंक्शन कहां था, गैंग्लियन में। तो ये गैंग्लिया में है एन रिसेप्टर। तो कौन से गैंग्लिया में होता है, सिंपैथेटिक में या पैरासिम्पैथेटिक में, वेरी गुड, दोनों में। तो एन रिसेप्टर बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में होता है। एन एम के नाम में क्या लिखा है, नर्व मसल, सो इट इज प्रेजेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब हम एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। बट इन रिसेप्टर्स के बारे में एक खास बात याद करनी है आपको। क्या खास बात है कि इन रिसेप्टर्स को ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए। मतलब मसल्स को अगर प्रॉपर काम करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इन रिसेप्टर्स को एक पर्टिकुलर लेवल तक स्टिमुलेट करना है, ना उनसे कम ना उससे ज्यादा।
नॉर्मली क्या होता है कि अगर कम स्टिमुलेट किया तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, यहां भी नहीं करेगा। बट नॉर्मली अगर किसी रिसेप्टर को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो ज्यादा काम होता है ना, इसमें नहीं होता। इसमें अगर ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो भी मसल वीकनेस हो जाएगी। सो मसल वीकनेस इज सीन इन बोथ अंडर स्टिमुलेशन एंड ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एनएम रिसेप्टर्स। ठीक है, तो निकोटिनिक तो इजी है, एन नर्व, एनएम नर्व मसल। अब आते हैं हम मस्करिनिक पे। मस्करिनिक रिसेप्टर में जो M1 है वो होते हैं स्टमक में। स्टमक में पर्टिकुलरली ये गैस्ट्रिक गैंग्लिया में होते हैं। गैस्ट्रिक गैंग्लिया जो होता है वो एसिटाइलकोलिन स्टमक में रिलीज करता है, ठीक है? और स्टमक की सिक्रीशन क्या होती है? एसिड होती है। तो जब ये M1 स्टिमुलेट होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाती है। M1 स्टिमुलेट दी सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, M2 कहां होता है? M2 होता है हार्ट में। हार्ट में। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है? हार्ट को डिप्रेस करता है। M2 रिसेप्टर विल कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन कंडक्शन। रिमेंबर, दो ही कम करेगा, तीनों नहीं करेगा। रेट और कंडक्शन कम करता है। ओके, बाकी सब जगह M3 होता है, जैसे GIT में। अगर हम M3 को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? GIT की सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, GIT की पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पर्सन इज प्रीडिस्पोज टू डायरिया। डायरिया होने का चांस हो जाए। M3 होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर हमने ब्लैडर में स्टिमुलेट किया तो क्या हो जाएगा? ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, और वी कैन से इट इंक्रीज द यूरिनेशन, आउटफ्लो को बढ़ा देगा। M3 रिसेप्टर्स होता है प्यूपिल में भी। तो क्या करेगा? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या बोलेंगे उसको? मियोसिस। M3 होता है ग्लैंड्स में भी। क्या करेगा? इंक्रीज दी सिक्रीशंस, हमें पहले पता है M3 स्टिमुलेट होने से सिक्रीशंस बढ़ जाए, सिक्रीशंस बढ़ जाए। M3 होता है ब्रोंकस में भी। जब ब्रोंकस में स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी पैरासिम्पैथेटिक करता है वही काम होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन पता है तो एक्शन तो हम अपने आप पता कर ही लेंगे, और लोकेशन याद करना बहुत आसान है। हमने क्या बताया? M1 स्टमक में, M2 हार्ट में है, बाकी सब जगह M3। तो कैसे याद करोगे कि पहले खाना खाओ, पहले खाओ पियो, वीकेंड से पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ, और बाकी काम बाद में कर ले। ठीक, पहले खाओ पियो मतलब M1 स्टमक, फिर दिल लगाओ मतलब M2 हार्ट में, और बाकी काम बाद में मतलब बाकी सब जगह M3। ठीक, तो M1 स्टमक में है, M2 हार्ट में, बाकी सब जगह M3 है। एक्शन हमें पता ही है, हार्ट वाले में इनहिबिट कर देंगे, बाकी जगह स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक? अब इसके अलावा आपको लास्ट चीज याद करनी है कि ब्रेन में, CNS में हमारे पास सारे मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। M1 M2 M3 M4 M5 भी होते हैं। ठीक है, सबसे मेन होता है M1, बट होते सारे। तो CNS में सारे रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स की लोकेशन या एक्शन याद करने में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। NN नर्व एंड नर्व, NM नर्व एंड मसल, देन M1 M2 M3 में कैसे याद किया? पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद। तो ये हो गया हमारा कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके, अब अगर आप देखो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसमें दो तरीके के एक्शंस ला सकते हैं। एक, हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। यही दो चीजें। अगर कोई दवाई इसको स्टिमुलेट करती है तो हम उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हम कॉलिनर्जिक कहते हैं, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज कॉलिनर्जिक ड्रग। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, माइमेटिक का क्या मतलब है? मिमिक करना। मिमिक करना मतलब सेम एक्शन जो पैरासिम्पैथेटिक करता था वैसा ही एक्शन होगा इस दवाई का। ओके, जबकि अगर कोई दवाई इनहिबिट करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरासिम्पैथोलिटिक। क्योंकि ये कॉलिनर्जिक सिस्टम है तो उसको इनहिबिट करने वाले को क्या बोलेंगे? एंटी कॉलिनर्जिक। ठीक, तो लिटिक मतलब लाइसिस, मतलब रोकना। जो पैरासिम्पैथेटिक के काम को रोके तो वो लिटिक है। ठीक, तो हमारे पास दो तरह की दवाइयां हो सकती हैं, एक कॉलिनर्जिक, एक एंटी कॉलिनर्जिक। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन कॉलिनर्जिक ड्रग्स से। कॉलिनर्जिक से स्टार्ट करते हैं, जब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन दवाइयों को पढ़ने से पहले हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। हमने बताया था कि एसिटाइल कोलिन वेसाइकल में स्टोर हो, जब नर्व इंपल्स आई तो रिलीज हो, उसके बाद इसने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया। और हमने पढ़ लिया कि रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो उस जगह पे निकोटिनिक होगा या मस्करिनिक हो।
फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अपना काम करने के बाद ये मेटाबोलाइज हो जाए। एसिटाइलकोलिन इज ब्रोकन डाउन, द एंजाइम इज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इसको तोड़ दे। ठीक। अब अगर हमें कोलिनर्जिक एक्शन चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन चाहिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन कि हम ऐसी दवाई दे दें जो सीधा इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दे, या तो एनएन को या एनएम को या एम1 को या एम2 को या एम3 को, मतलब जो दवाई सीधा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कर सकती है। तो इस तरह की दवाई को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। सो कोलिनर्जिक ड्रग मे बी डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब सीधा रिसेप्टर पे काम करती। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ऐसी दवाई दे दें जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करे। अगर हमने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो एसिटाइलकोलिन टूटेगा नहीं। जब एसिटाइलकोलिन नहीं टूटेगा तो उसका लेवल बढ़ जाए। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया तो वो निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने लग गया, तो फिर से कोलिनर्जिक एक्शन आ गया। तो इस तरह की दवाई को हम कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग को सिंपली यू कैन राइट इनडायरेक्टली मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरह की हो सकती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग से। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग जो सीधा किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, निकोटिनिक या मस्करिनिक को, और इसमें हमारे पास चार मेन दवाइयां हैं। वी हैव पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन, बिथैनिकोल, मीथाकोलिन एंड कार्बाकोल। चार दवाइयां हैं हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इनको याद कैसे करें कि ये कोलिनर्जिक है। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। हमें पता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइलकोलिन। तो अगर इनके नाम में एसिटाइलकोलिन लिखा है तो हम कह सकते हैं ये कोलिनर्जिक है। तो इनके नाम को अगर ध्यान से देखोगे, बिथेनिकॉल के नाम में क्या लिखा है? ए कॉल, मतलब ए मतलब एसिटाइल, कॉल मतलब कोलिन, ए कॉल मतलब एसिटाइलकोलिन। मीथाकोलिन में लिखा है ए कॉल एसिटाइलकोलिन। कार्बाकॉल में भी लिखा है ए कॉल मतलब एसिटाइलकोलिन। पाइलोकार्पिन में नहीं लिखा। पाइलोकार्पिन में भी लिखा है, बस आपको उल्टा पढ़ना है। इसमें लिखा है ए कॉल मतलब एसिटाइलकोलिन। तो सबके नाम में ही ए कॉल लिखा है, तो मतलब ये कोलिनर्जिक है। यहां तो याद हो गई। अब इनका जो एमसीक्यू आता है वो आप पहले लेटर से आंसर कर सकते हो। कैसे? पाइलोकार्पिन पी से शुरू होता है। पी का मतलब है ये प्यूपिल पे काम करता है। अब प्यूपिल पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाली दवाई क्या करेगी? मियोसिस करेगी। तो ये मियोसिस करता है। और मियोसिस कौन सी कंडीशन में चाहिए? मियोसिस हमें कहां चाहिए, कौन सी कंडीशन में चाहिए? आई की? यस, ग्लोकोमा में चाहिए, पर्टिकुलरली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। मियोसिस हमें ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए चाहिए। रिमेंबर, आई में मुझे दो ही कंडीशन पता है, एक ग्लोकोमा, दूसरा कैटरैक्ट। और मुझे इतना भी पता है कि कैटरैक्ट में सर्जरी करते हैं, लेंस को निकाल देते, ग्लोकोमा में दवाई देते। तो फार्मा में जहां पे भी मैं आई की बात करूंगा, आंखें बंद करके ग्लोकोमा बोल देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पाइलोकार्पिन ग्लोकोमा में देते हैं, मियोसिस चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल हम ग्लोकोमा वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब बिथेनिकॉल जो है, बी फॉर बिथेनिकॉल, बी फॉर ब्लड। बिथेनिकॉल ब्लैडर के लिए यूज करते हैं। क्या करेगा ब्लैडर में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो इट विल स्टिमुलेट द ब्लैडर, दैट विल इंक्रीज द आउटफ्लो, कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड। अब कौन से कंडीशन में हम चाहेंगे कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो? जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एटॉनिक ब्लैडर। नाम से पता लग रहा है कि ब्लैडर की टॉन खत्म हो गई। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव है, जब हम सर्जरी करते हैं ब्लैडर को टच कर देते हैं तो काम करना बंद कर देता है, टोन खत्म हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक, तो बिथेनिकॉल बी फॉर ब्लैडर, इट इज यूज्ड फॉर एटॉनिक ब्लैडर। एटॉनिक ब्लैडर का क्या सिम्टम होगा? यूरिन पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लैडर नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो यूरिनरी रिटेंशन। ओके, देन एम फॉर मीथाकोलिन, एम फॉर मायोकार्डियम। मीथाकोलिन हार्ट में होता है, मायोकार्डियम। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है? ये हार्ट को डिप्रेस करता है। और हार्ट को डिप्रेस कब करना चाहेंगे, रेट को कम कब करना चाहेंगे? जब रेट ज्यादा है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर टैकीकार्डिया। ये सारी इनकी इंडिकेशंस हैं। तो पाइलोकार्पिन ग्लोकोमा में देते हैं, बिथेनिकोल एटॉनिक ब्लैडर में देते हैं, और मीथाकोलिन टैकीकार्डिया को ठीक करने के लिए देते हैं। अब एक बार हम अगर रिवाइज करें, पाइलोकार्पिन पी फॉर प्यूपिल में देते हैं। प्यूपिल में कौन सा रिसेप्टर था?
यस, प्यूपिल में M3 था। रिमेंबर, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ बाकी काम बाद में, तो प्यूपिल बाकी कामों में आ गया, तो M3 था। बिथेनिकॉल ब्लैडर पे काम करती है, ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर होता है? यस, M3 होता है, क्योंकि ये भी बाकी कामों में आ गया। मिथाकोलिन मायोकार्डियम पे काम करती है, हार्ट पे काम करती है, हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है? यस, M2 होता है। पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी दवाइयां मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम कर रही हैं, M2 पे या M3 पे। इनफैक्ट ये सारी दवाइयां नॉन सेलेक्टिव हैं, ये M1 M2 M3 सब पे काम कर सकती हैं। तो मीथाकोलिन सबसे ज्यादा काम M2 पे करती है, पाइलोकार्बिन बिथेनिकोल सबसे ज्यादा काम M3 पे करती है, ठीक है, इसलिए हम उस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। बट ये करती मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट है, M1 2 3 सबको करती है। बट ये तीनों दवाइयों में से कोई भी निकोटिनिक को स्टिमुलेट नहीं करती, ये सिर्फ मस्कारेनिक को करती है। M1 2 3 को करती है, सिर्फ मस्कारेनिक को, निकोटिनिक को नहीं करती। तो अगर आप कार्बाकोल की बात करो, C मतलब कार्बाकोल, C मतलब कॉमन एक्शन। कॉमन एक्शन का क्या मतलब है कि मस्कारेनिक को तो ये भी स्टिमुलेट करती है, बट ये निकोटिनिक को भी करती है। तो कार्बाकोल हैज कॉमन एक्शन, इट कैन स्टिमुलेट बोथ मस्कारेनिक एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो कार्बाकोल में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मैक्सिमम निकोटिनिक एक्टिविटी। बाकी तीनों की तो निकोटिनिक एक्टिविटी है ही नहीं, कार्बाकोल की है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी। सो कार्बाकोल हैज मैक्सिमम निकोटिनिक एक्टिविटी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग विच आर कॉल्ड इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, हमने बताया था इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग कौन सी है? एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर्स। एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर। अब ये जो दवाइयां हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिटर। बेसिकली रिवर्सिबल इनहिबिटर इस एंजाइम को थोड़े टाइम के लिए इनहिबिट करेंगे, इरिवर्सिबल वाली हमेशा के लिए करते हैं। और हमें पता है कि हम कोई भी नॉर्मल चीज जिंदगी भर के लिए नहीं रोकना चाहते, ठीक, तो इसलिए इरिवर्सिबल ड्रग हम क्लिनिकली यूज नहीं करते। ये मेनली ह्यूमंस में पॉइजनिंग का कारण होती है, इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल को वैसे नहीं पढ़ेंगे, क्लिनिकली यूज बहुत कम करते हैं। रिवर्सिबल हम क्लिनिकली यूज करते हैं मेनली। तो हम रिवर्सिबल ड्रग से ही स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल ड्रग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। रिवर्सिबल वाली लिपिड सॉल्युबल हो सकती हैं या वाटर सॉल्युबल हो सकती हैं। लिपिड सॉल्युबल की एग्जांपल है फाइजोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, और वाटर सॉल्युबल की एग्जांपल है नियोस्टिग्मिन। सबसे पहले आप याद कैसे करोगे कि कौन सी लिपिड सॉल्युबल है कौन सी वाटर सॉल्युबल है? बहुत आसान है, नाम में ही लिखा है। फाइजोस्टिग्मिन के नाम में ही SO लिखा है, SO मतलब सॉल्युबल। हम फार्मा में हमेशा लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ये लिपिड सॉल्युबल है। नियोस्टिग्मिन की बात करेंगे तो नाम में लिखा है नहीं है सॉल्युबल, नियोस्टिग्मिन नहीं है सॉल्युबल, तो ये नहीं है लिपिड सॉल्युबल, मतलब ये वाटर सॉल्युबल है। तो फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल है, नियोस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल क्यों है, नियोस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल क्यों है? अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा जो अमोनिया होता है वो NH3 होता है, बट अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो ये अमोनियम आयन बन जाता है। मतलब अगर नाइट्रोजन पे 3 एटम अटैच्ड हैं तो वो नॉन आयोनाइज्ड है, बट अगर 4 एटम अटैच्ड हो गए तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो जो दवाइयां इस तरीके की हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन मतलब 3 अटैच्ड हैं, जिन पे 4 अटैच हो जाते हैं उनको कहते हैं हम क्वार्टरनरी अमीन, मतलब वो आयोनाइज्ड है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन पे हमने 3 ग्रुप लगाए तो इट इज नॉन आयोनाइज्ड, बट अगर हमने नाइट्रोजन पे 4 ग्रुप लगा दिए तो इट इज आयोनाइज्ड। और हमें पता है कि आयोनाइज वाला क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। नॉन आयोनाइज वाला क्या होगा? लिपिड सॉल्युबल। सो टर्शरी अमीन्स आर लिपिड सॉल्युबल, क्वार्टनरी आर वाटर सॉल्युबल। तो जो फाइजोस्टिग्मिन है इट इज अ टर्शरी अमीन, whereas नियोस्टिग्मिन इज अ क्वार्टनरी अमीन। ठीक है, तो नियोस्टिग्मिन क्वार्टनरी अमीन है इसलिए वाटर सॉल्युबल है, फाइजोस्टिग्मिन टर्शरी अमीन है इसलिए लिपिड सॉल्युबल है। तो हमने बताया फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल है और नियोस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि लिपिड या वाटर सॉल्युबल होने से क्या फर्क पड़ता है? हमने शुरू में पढ़ा था कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स, तो फाइजोस्टिग्मिन मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है, नियोस्टिग्मिन नहीं कर सकती। अब कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम? 3 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, GIT की मेम्ब्रेन, आई की मेम्ब्रेन कॉर्निया वाली, या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर की मेम्ब्रेन।
फाइजोस्टिग्मिन इन तीनों को क्रॉस कर सकती, नियोस्टिग्मिन नहीं कर सकती। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो फाइजोस्टिग्मिन जैसी दवाइयां, लिपिड सॉल्युबल दवाइयां वी कैन गिव ओरली, जबकि नियोस्टिग्मिन जैसी दवाइयां ओरली ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, वी नीड टू गिव बाय इंजेक्शन। दूसरा, अगर हम फाइजोस्टिग्मिन की आई ड्रॉप्स दें तो ये कॉर्नियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आई में चली जाएगी, तो आई में जाके एक्शन करेगी। क्या करेगी? पैरासिम्पैथेटिक दवाई है तो क्या करेगी? मियोसिस करेगी। तो फाइजोस्टिग्मिन कैन कॉज मियोसिस, जबकि नियोस्टिग्मिन मियोसिस नहीं कर सकती। अब मियोसिस हमें कौन सी कंडीशन में चाहिए? यस, ग्लोकोमा में, पर्टिकुलरली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो फाइजोस्टिग्मिन कैन बी यूज्ड इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, वेयर एज नियोस्टिग्मिन कैन नॉट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन ग्लोकोमा, तो क्या आंसर होगा? वेरी गुड, फाइजोस्टिग्मिन आंसर नहीं करना, क्योंकि फाइजोस्टिग्मिन क्या पढ़ रहे हैं हम? इनडायरेक्टली एक्टिंग है। डायरेक्टली एक्टिंग कौन सी पढ़ी थी? पाइलोकार्पिन। ठीक है, तो पी फॉर पाइलोकार्पिन, पी फॉर फाइजोस्टिग्मिन, पी फॉर प्यूपिल। पी वाली दवाइयां प्यूपिल पे काम करती हैं, बट पाइलोकार्पिन जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग है, फाइजोस्टिग्मिन जो है वो इनडायरेक्टली एक्टिंग। ओके, तो पाइलोकार्पिन कैन बी, फाइजोस्टिग्मिन कैन बी यूज्ड इन ग्लोकोमा। देन तीसरा, फाइजोस्टिग्मिन कैन क्रॉस द ब्लड मेम्ब्रेन, तो ये ब्रेन में जाके एक्शन कर सकती है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स नहीं कर सकती है, नियोस्टिग्मिन नहीं कर सकती है। अब ब्रेन में एक्शन हमें कहां चाहिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक और दवाई जिसका नाम है एट्रोपिन। सबसे पहले व्हाट इज एट्रोपिन? क्या होती है एट्रोपिन? एट्रोपिन इज एंटी मस्करिनिक ड्रग। एंटी मस्करिनिक का क्या मतलब है? ये सारे मस्करिनिक रिसेप्टर्स को M1, M2, M3, इवन M4, M5 सबको ब्लॉक करती है। ये जो फ्रैक्चर का मैं सिंबल बना रहा हूं इसका मतलब ब्लॉक है। तो एट्रोपिन सारे मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, बट ये सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, निकोटिन को नहीं करती। तो एट्रोपिन इज अ मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, सारे मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ठीक? अब अगर किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा? एट्रोपिन की पॉइजनिंग में ये सारे रिसेप्टर्स जरूरत से ज्यादा ब्लॉक हो जाए। रिमेंबर ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, तो सारे रिसेप्टर जरूरत से ज्यादा ब्लॉक हो गए, M1, M2, M3 सब जगह। ठीक है, बट एट्रोपिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ब्रेन में चली जाए, तो ये ब्रेन में जाके भी तो मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। रिमेंबर ब्रेन में सारे मस्कुलिन रिसेप्टर थे। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में कुछ सिम्टम ब्रेन में आएंगे, कुछ सिम्टम ब्रेन के बाहर आए। तो अगर हमें एट्रोपिन की पॉइजनिंग ठीक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एस्टाइलकोलिन बढ़ाना पड़ेगा। रिमेंबर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, अगर एस्टाइलकोलिन ज्यादा हो गया तो वो स्टिमुलेट करने लग जाएगा। एस्टाइलकोलिन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करना पड़ेगा। अब कौन सा एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर दोगे, लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल? यस, लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि हमें ब्रेन में भी एक्शन चाहिए। तो जब हम फाइजोस्टिग्मिन देते हैं तो 50% फाइजोस्टिग्मिन ब्रेन के बाहर रुक जाती और ये यहां पे एस्टाइलकोलिन इंक्रीज करेगी। 50% फाइजोस्टिग्मिन ब्रेन के अंदर चली आती है, वो वहां पे जाके एस्टाइलकोलिन को बढ़ाएगी। तो जो 50% ब्रेन में गई उसने सेंट्रल सिम्टम ठीक कर दिए, जो 50% ब्रेन के बाहर रही उसने पेरिफेरल सिम्टम ठीक कर दिए। इसलिए फाइजोस्टिग्मिन ने एट्रोपिन पॉइजनिंग के सारे सिम्टम ठीक कर दिए। That's why physostigmin is a drug of choice for atropine poisoning. Although नियोस्टिग्मिन भी दे सकते हैं, बट नियोस्टिग्मिन सिर्फ पेरिफेरल सिम्टम ठीक करेगा, ब्रेन में तो वो जाता ही नहीं, तो सेंट्रल सिम्टम ठीक नहीं हो। तो फाइजोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एट्रोपिन पॉइजन। अब ब्रेन में एक और चीज आपको समझनी है। सपोज ये ब्रेन है, हमारे नॉर्मल ब्रेन में एक एरिया होता है, इसका नाम होता है बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। ये एक नॉर्मल एरिया है ब्रेन में, और इस एरिया का जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। तो यू कैन से कि इस एरिया का सारा काम एसिटाइलकोलिन करता है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एरिया का काम क्या है? इसका नाम याद कर सकते हो, मेनर्ड है तो ME का मतलब है मेमोरी, मतलब मेमोरी को अक्वायर करने का, उसको रिटेन करके रखने का सारा काम जो है वो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड का है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एस्टाइलकोलिन का, क्योंकि यहां पे मेन काम एस्टाइलकोलिन नहीं करता है, तो सिंपल लैंग्वेज में एस्टाइलकोलिन मेमोरी के लिए चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर बर्थ, जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद न्यूरॉन्स कितना फास्ट डिवाइड करते हैं? हाउ क्विकली द न्यूरॉन्स डिवाइड? वेरी गुड, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। न्यूरॉन्स तो परमानेंट सेल्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन तो डिवाइड ही नहीं करते।
मतलब बर्थ के टाइम जितने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में थे वो मैक्सिमम थे। अब उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ कुछ न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी, तो कम तो हो सकते। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है न्यूरॉन्स की डेथ होती जाती है, और एल्डरली में 60 साल की उम्र जब ज्यादा हो जाती है, उससे ज्यादा के लोगों में हो सकता है कि न्यूरॉन्स इतने ज्यादा मर जाएं कि वो एरिया काम करना बंद कर जाए। तो अगर इस एरिया में बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो गया, डेथ हो गया, तो इसका काम रुक जाएगा। उस काम रुक जाएगा मतलब मेमोरी लॉस हो जाए, और उस मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? डेमेंशिया। क्योंकि ये एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड के लिए क्या टर्म होती है? सीनाइल। ठीक है, तो एल्डरली में 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में कई बार लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, उसको कहते हैं हम सीनाइल डेमेंशिया। इसका दूसरा नाम क्या है सीनाइल डेमेंशिया का? यस, इट इज कॉल्ड एज अल्जाइमर्स डेमेंशिया। सिनाइल डेमेंशिया और अल्जाइमर्स डेमेंशिया ये एल्डरली में होता है, 60 साल से ऊपर के लोगों में होता है लॉस ऑफ मेमोरी। रीजन क्या है? डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट। क्लियर? तो सिनाइल डेमेंशिया कहते हैं इसको। नॉर्मली 60 साल से ऊपर के लोगों में होते हैं, इसलिए हिंदी में हम कई बार बोल देते हैं सठे आ जाना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? कोलिनर्जिक एक्शन कम है, एसिटाइलकोलिन कम है सिंपल लैंग्वेज में। तो हमें एसिटाइलकोलिन बढ़ाना है। कहां बढ़ाना है? ब्रेन में। एसिटाइलकोलिन बढ़ाने के लिए क्या देंगे? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। कौन से तरह का देंगे? लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि ब्रेन में चाहिए। तो कौन सा पढ़ा हमने? लिपिड सॉल्युबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर जो ब्रेन में जा सकता है। यस, हमने पढ़ा फाइजोस्टिगमिन। तो क्या हम फाइजोस्टिगमिन को अल्जाइमर डिजीज में यूज कर सकते? थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो ऑब्वियसली कर ही सकते, बट देखते हैं अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है। फाइजोस्टिगमिन क्या करेगा? ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर दे, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाए। एसिटाइलकोलिन का लेवल कहाँ बढ़ेगा? दोनों जगह पे। 50% जो है ब्रेन में चला जाएगा, तो वहाँ लेवल बढ़ा दे। 50% जो है ब्रेन के बाहर बढ़ा देगा लेवल। तो जो 50% ब्रेन में गया उसने अल्जाइमर डिजीज को ठीक कर दिया, मेमोरी इंप्रूवमेंट हो गई, याददाश्त इंप्रूव हो गई। बट जो 50% बाहर रुक गया उसका क्या? वो एसिटाइलकोलिन पेरिफेरी में बढ़ाएगा, और वहां पे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन M1 M2 M3 इन सबको स्टिमुलेट करने लग जाए। M1 के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी। स्टमक में था M1, रिमेंबर, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। M2 कहाँ था? हार्ट में था, तो क्या होगा? उससे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। M3 कहाँ था? GIT में था, उससे डायरिया हो जाएगा। ब्लैडर में था, उससे यूरिनेशन हो जाएगी। सो बेसिकली क्या होगा कि फाइजोस्टिगमिन देने से आदमी की मेमोरी तो इंप्रूव हो जाएगी, बट वो सारी की सारी मेमोरी टॉयलेट में यूज करेगा, क्योंकि वहीं बैठा रहेगा। तो ऐसी मेमोरी का क्या फायदा? तो फाइजोस्टिगमिन हम अल्जाइमर डिजीज में नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। M1 M2 M3 स्टिमुलेट हो जाने से इतने सारे साइड इफेक्ट का गिफ्ट मिल जाता है, हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तो फिर क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसी ड्रग चाहते हैं जो कि फाइजोस्टिगमिन की तरह एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ही हो, और हम ऐसी ड्रग चाहते हैं जो फाइजोस्टिगमिन की तरह लिपिड सॉल्युबल ही हो ताकि ब्रेन में चली जाए। बट हम ऐसी दवाई चाहते हैं जो ऑलमोस्ट 100% ब्रेन में चली जाए। अगर वो ब्रेन के बाहर नहीं रुकेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, तो मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, साइड इफेक्ट होंगे नहीं, तो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने ऐसी दवाई ढूंढी, उस दवाई का नाम था टैक्रिन। टैक्रिन। टैक्रिन क्या है? ये भी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है फाइजोस्टिगमिन की तरह। ये भी लिपिड सॉल्युबल, ये भी ब्रेन में चली जाती, बट अनलाइक दिस फाइजोस्टिगमिन इट हैज 99% एंट्री इन दी ब्रेन, मतलब सारी की सारी ब्रेन में चली जाती है। और अगर पेरिफेरी में नहीं रुकेगी तो वो जो गिफ्ट है ब्रेडिकार्डिया का, हाइपोटेंशन का, डायरिया, यूरिनेशन, सारे जो गिफ्ट पड़ा है वो नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी और साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए टैक्रिन वाज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर डिजीज। तकरीबन 25-30 साल तक ये ड्रग ऑफ चॉइस रही अल्जाइमर डिजीज के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि वाज क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसमें भी दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है टैक्रिन में? प्रॉब्लम यह है कि टैक्रिन इज शॉर्ट एक्टिंग, इसको दिन में 4 बार देना पड़ता है। शॉर्ट एक्टिंग है, दिन में 4 बार देना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दिन में 4 बार देना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली नहीं है, बट अगर आप बीमारी देखो किसके लिए दे रहे हो तो जरूर है। क्या बीमारी? आदमी के याद नहीं रहता, और हम क्या सोच रहे हैं कि याद करके वो दिन में 4 बार ले लेगा।
है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि दवाई लॉन्ग एक्टिंग हो, दिन में 1 बार 2 बार देने से काम चल जाए, 4-4 बार ना देनी पड़े, ठीक। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों में टैक्रिन देने से लिवर डैमेज हो जाता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। टैक्रिन हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम हैं, इसलिए हम इसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, बट अभी जब तक हमें नहीं मिला था तो यही ड्रग ऑफ चॉइस थी। तो टैक्रिन वाज ड्रग ऑफ चॉइस, बट रिसेंटली हमने नई दवाइयां ढूंढी हैं जिसमें टैक्रिन के फायदे तो सारे हैं, बट टैक्रिन के जो डिसएडवांटेज थे वो नहीं है। तो इसलिए वो नई दवाइयां अब ड्रग ऑफ चॉइस हो गई हैं। और वो दवाइयां कौन सी हैं? वो हैं डोनेपेसिल, रिवास्टिगमिन एंड गालांटामिन। डोनेपेसिल, रिवास्टिगमिन एंड गालांटामिन क्या है? ये टैक्रिन की तरह ही एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, और ये टैक्रिन की तरह ही लिपिड सॉल्युबल है, और टैक्रिन की तरह ही इनकी ब्रेन में मोस्टली एंट्री हो जाती है, 99% एंट्री हो जाती है ब्रेन में, ठीक। बट अनलाइक टैक्रिन ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार देने पड़ते हैं, 4 बार नहीं देने पड़ते। और दूसरा, ये लिवर डैमेज नहीं करते, हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, क्योंकि इसमें टैक्रिन के सारे फायदे हैं, बट टैक्रिन का डिसएडवांटेज तो है ही नहीं। इसलिए अब ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं अल्जाइमर डिजीज के लिए। नाउ दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। तो इनको याद कैसे करोगे? इनको आप मेरे नाम से याद कर सकते हो, डोनेपेसिल, रिवास्टिगमिन, गालांटामिन। दीज आर रिमेंबर्ड एज डॉक्टर गोविंद ड्रग्स। डॉक्टर गोविंद ड्रग्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये आपकी मेमोरी इंप्रूव करने के काम आती हैं। इसलिए आप मेरे नाम से याद कर लेना, क्योंकि मैं भी आपकी मेमोरी इंप्रूव करने के काम आता हूं। तो डॉक्टर गोविंद ड्रग्स, ओके, DRG, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, अब मेन दवाइयां तो यही। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज में 2 दवाइयां और यूज होती हैं। एक है मिमेंटिन। मिमेंटिन क्या है? ये NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये ग्लूटामेट का एक रिसेप्टर होता है NMDA, ये उसको ब्लॉक करती है। और इसके नाम से याद कर सकते हो, इसके नाम में लिखा है, इसका काम क्या है? MEM, मतलब मेमोरी को इंप्रूव करना। तो मेमेंटिन को भी अल्जाइमर डिजीज में यूज करते हैं। ये डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करती है, मेमोरी इंप्रूव करती है बाय ब्लॉकिंग दी NMDA रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है। अब एक लेटेस्ट दवाई बनाई है अभी अभी हमने अल्जाइमर्स के लिए, उसका नाम है एडुकैनुमैब के नाम में लिखा है कि ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो सारी की सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंजेक्टेबल होती हैं, तो ये भी इंजेक्टेबल है। और इसके नाम में लिखा है, इसको हम अल्जाइमर्स डिजीज में देते हैं। AD मतलब अल्जाइमर्स डिजीज में देते हैं। इसके बारे में फिर से डिटेल पढ़ेंगे जब हम CNS में अल्जाइमर्स डिजीज पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया लिपिड सॉल्युबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर या इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल हमने जस्ट अभी अभी फिनिश किया है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबल मेन ड्रग हमने फाइजोस्टिगमिन पढ़ी थी। फाइजोस्टिगमिन के नाम में लिखा है SO, मतलब सॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है। क्योंकि ये आई की मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, इसलिए हम इसको ग्लोकोमा में देते हैं। क्योंकि ये CNS की, ब्लड ब्रेन बैरियर की मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन पॉइजनिंग में, ठीक है। इसको अल्जाइमर डिजीज में भी यूज कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है क्योंकि पेरिफेरल साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमने पहले टैक्रिन बनाई थी। टैक्रिन 99% ब्रेन में चली जाती थी, बट टैक्रिन शॉर्ट एक्टिंग थी और उसमें लिवर डैमेज हो सकता था। इसलिए हमने नई दवाइयां बनाई जिनको DRG कहते हैं, डोनेपेसिल, रिवास्टिगमिन, गालांटामिन। वो अब अल्जाइमर डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, ये कंप्लीट होगा हमारा लिपिड सॉल्युबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। अब हम आते हैं दूसरा ग्रुप, जिसको कहते हैं हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल रिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन एंड एड्रोफोनियम। सो 3 मेन दवाइयां हैं, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन और एड्रोफोनियम। तो ये दवाइयां जो हैं वाटर सॉल्युबल है, मतलब ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती। क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती तो ओरली ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, मोस्टली हमें इंजेक्शन देना पड़ता है।
दूसरा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो कॉर्निया की मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, तो ग्लोकोमा में नहीं देते, आई में पेनिट्रेट नहीं करते, ग्लोकोमा में नहीं दे सकते। तीसरा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं करते, तो ये एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी उतनी बढ़िया नहीं रहती, और अल्जाइमर डिजीज में तो यूज कर ही नहीं सकते, तो दीज आर नॉट यूज्ड। बट इनका यही फायदा है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, ब्रेन में नहीं जाते। मतलब जब भी हमें कॉलिनर्जिक एक्शन चाहिए ब्रेन के बाहर, तो हम इनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो ब्रेन में जाएगी, तो वो अननेसेसरली ब्रेन में साइड इफेक्ट करेगी जो हम नहीं चाहते। तो जब भी हमें कॉलिनर्जिक एक्शन ब्रेन के बाहर चाहिए, तब हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की तरफ देखेंगे। अब कौन सी कंडीशन में हमें कॉलिनर्जिक एक्शन ब्रेन के बाहर चाहिए, ठीक? तो इनके जो यूजेस है नियोस्टिग्मिन वगैरह के, इनको हम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, निकोटिनिक यूजेस एंड मस्कारिनिक यूजेस। इसका क्या मतलब है कि जब हम निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो हम उसको निकोटिनिक यूज बोलेंगे। जब हम M1 M2 या M3 को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो हम उसको मस्कारिनिक यूज बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। निकोटिनिक से स्टार्ट करते हैं। तो निकोटिनिक यूजर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आती है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय माइस्थीनिया ग्रेविस? क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून है, मतलब बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में किस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, किस सब्सटेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है? कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। कौन सा रिसेप्टर के अगेंस्ट? यस, एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। नॉर्मली एनएम रिसेप्टर को एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती। तो जब एनएम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, तो अब कंपटीशन हो गया। रिमेंबर, ये कंपीटिंग एंटीबॉडी है। एसिटाइलकोलिन में और एंटीबॉडी में कंपटीशन हो गया कि कौन बाइंड करेगा। ठीक है, तो इस कारण एनएम रिसेप्टर की स्टिमुलेशन कम हो जाती है। जिस जिस जगह पे एंटीबॉडी बाइंड होगी वहां तो स्टिमुलेट हो ही नहीं पाएगा। तो जब एनएम का कम स्टिमुलेशन होता है, अंडर स्टिमुलेशन होता है, तो क्या सिम्टम होगा? पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? यस, मसल वीकनेस के कारण। नाम में लिखा ना एनएम, नर्व एंड मसल, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम बंद हो गया, तो मसल वीकनेस हो गई। अब पेशेंट मोस्टली कैसे प्रेजेंट करता है? मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करता है टोसिस के साथ। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड नीचे गिर जाती है। नॉर्मली हम ऊपर देख सकते हैं, आईलिड नीचे गिर जाती है, इसमें टोसिस। तो एमसीक्यू आता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल है। सबसे कॉमनली इन्वॉल्व मसल कौन सी होती है? तो कौन सा सिम्टम है? टोसिस। क्यों है? आईलिड नीचे गिर गई, या दैट इज टोसिस। तो जो मसल आईलिड को उठा के रखती है वो पैरालाइज होगी। और कौन सी मसल है वो? यस, दैट इज लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोरिस। लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोरिस, दैट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल इन माइस्थीनिया ग्रेविस। शॉर्ट फॉर्म में एलपीएस लिखते हैं। अगर आपको याद करने में मुश्किल आती है तो इसके नाम के आगे ई लिख लो, तो क्या बन जाएगा? एलिवेटर। एलिवेटर मतलब उठाने वाली, पाल्पेब्रा मतलब आईलिड, सुपीरियोरिस मतलब ऊपर। तो ये वो मसल है जो आईलिड को ऊपर की ओर उठाती है। ठीक है, तो अगर ये पैरालाइज होगी तो आईलिड गिर जाएगी, टोसिस हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल इन माइस्थीनिया ग्रेविस इज एलपीएस, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोरिस। ठीक है, अब क्या हुआ? माइस्थीनिया ग्रेविस में एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मसल वीकनेस थी। बट डू यू नो एनएम रिसेप्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या थी? इसको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, ऑप्टिमल चाहिए। मतलब अगर एनएम रिसेप्टर जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट हो गए तो क्या होगा? फिर भी मसल वीकनेस होगी। तो एक और कंडीशन है जिसमें एनएम रिसेप्टर जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हम कॉलिनर्जिक क्राइसिस। कॉलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब यह है कि कॉलिनर्जिक सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, एनएम जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो जब वो ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा? फिर से मसल वीकनेस हो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इमरजेंसी में आदमी आपके हॉस्पिटल में आया विद मसल वीकनेस, तो उसको क्या कंडीशन हो सकती है? आपको कैसे पता लगेगा? उसको या तो माइस्थीनिया हो सकता है या कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। सिम्टम दोनों के सेम है, मसल वीकनेस। अब आप कैसे ठीक करोगे? अब ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि इमरजेंसी में पेशेंट आया और आके कहेगा कि डॉक्टर मसल वीकनेस हो रही है, मुझे माइस्थीनिया हो रहा है, ठीक कर दो। पेशेंट थोड़ी बताएगा, हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि माइस्थीनिया है या कॉलिनर्जिक क्राइसिस है, क्योंकि ट्रीटमेंट उल्टी है। माइस्थीनिया में एनएम कम स्टिमुलेटेड है तो हमें इसको स्टिमुलेट करना है, जबकि कॉलिनर्जिक क्राइसिस में ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड है तो हमें इसको ब्लॉक करना है। तो कैसे करेंगे? इमरजेंसी में क्या करेंगे?
तो सबसे पहले हमें डायग्नोज करना पड़ेगा क्या उसको माइस्थीनिया है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो अब कैसे डायग्नोज करेंगे, उसके लिए हम ये दवाई देंगे एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या है? एड्रोफोनियम एड्रोफोनियम इज एस्टाइल कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर, वाटर सॉल्युबल एस्टाइल कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर। अब क्वेश्चन ये है कि एड्रोफोनियम ही क्यों चूज किया हमने, बाकी क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि इट इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग। एड्रोफोनियम का जो एक्शन है वो 10 मिनट से कम चलता है, बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। तो क्या होगा, इस पेशेंट को हमने एड्रोफोनियम दिया, तो एड्रोफोनियम ने क्या किया, एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करके एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दिया, और जब एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ा तो एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट हो। अगर एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो कौन सी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, जिसमें वो नहीं हो रहे थे। किसमें नहीं हो रहे थे? एनएम रिसेप्टर वर अंडर स्टिमुलेटेड इन माइस्थीनिया। सो दैट मींस अगर उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई तो डायग्नोसिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक, बट अगर उसकी कंडीशन और वर्सन हो गई, मतलब कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, मसल वीकनेस और बढ़ गई, तो मतलब कोलिनर्जिक क्राइसिस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड था। तो हम क्या करेंगे, एड्रोफोनियम देंगे, और एड्रोफोनियम देके 10 मिनट तक पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसकी कंडीशन 10 मिनट के लिए बढ़ गई, इंप्रूव हो गई, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। अगर और ज्यादा खराब हो गई 10 मिनट के लिए तो कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब एड्रोफोनियम ही क्यों यूज किया? क्योंकि हमें थोड़ी पता दोनों में से क्या है। अगर उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस होता और हम उसको कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग नियोस्टिग्मिन वगैरह दे देते तो वो 6 घंटे के लिए अपनी मसल्स पकड़ के बैठा रहता। ठीक, हम ये तो नहीं चाहते, हम तो सिर्फ डायग्नोज करना चाहते हैं। तो हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देंगे एड्रोफोनियम। सो एड्रोफोनियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, और वी कैन से फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है टेंजिलॉन टेस्ट। मार्केट नाम एड्रोफोनियम का टेंजिलॉन है, तो इस टेस्ट को टेंजिलॉन टेस्ट भी कहते हैं। तो एड्रोफोनियम या टेंजिलॉन टेस्ट में क्या करते हैं, हम इंट्राविनस एड्रोफोनियम देते हैं पेशेंट को और 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करते हैं। अगर 10 मिनट के लिए कंडीशन इंप्रूव हो गई तो माइस्थीनिया है, अगर 10 मिनट के लिए कंडीशन खराब होगी तो कोलिनर्जिक क्राइसिस। क्लियर? तो अब हमने डायग्नोज कर लिया कि उसको माइस्थीनिया है, तो क्या हम एड्रोफोनियम दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए? दे सकते हैं, बट हमें हर 10-10 मिनट बाद देते रहना पड़ेगा। अब हमारे पास और काम भी तो हैं, हम यही थोड़ी करते रहेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, हम लॉन्ग एक्टिंग देंगे। तो जो बाकी 2 दवाइयां बची, नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम डायग्नोसिस के लिए था, नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन ट्रीटमेंट के लिए। अब 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि पाइरिडोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन में कंफ्यूज नहीं होना है। फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल थी, पाइरिडोस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल है। रिमेंबर, इसके नाम में ही एसो मीन सॉल्युबल लिखा है, इसके नाम में नहीं आ रहा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पाइरिडोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन जैसी दवाई है। ठीक, दूसरी चीज, फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल थी इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि ब्रेन में जाएगी, ये तो ब्रेन में नहीं जाएंगे। ठीक, अब पहला पॉइंट तो ये याद करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन की डायरेक्ट एनएम एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, ये खुद भी एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन भी है, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं माइस्थीनिया में एज कंपेयर टू फाइजोस्टिक। ओके, तो डायरेक्ट एक्शन भी है और ये ब्रेन में भी नहीं जाते। ठीक है, एसिटाइलकोलिन को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं पाइरिडोस्टिग्मिन जो है वो नियोस्टिग्मिन से लॉन्गर एक्टिंग है, ऑल्दो दोनों लॉन्ग एक्टिंग है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट पाइरिडोस्टिग्मिन इज लॉन्गर एक्टिंग देन नियोस्टिग्मिन। ठीक, तो ये हो गया, हमने माइस्थीनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन या पाइरिडोस्टिग्मिन देने। अब क्या हुआ कि हमने फार्मा में पढ़ा था कि नियोस्टिग्मिन हमें देना है अगर कोई माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ आए। तो अगर हम नियोस्टिग्मिन या पाइरिडोस्टिग्मिन देते हैं तो क्या होगा, दे इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। इसको इनहिबिट किया तो एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म रुक गया, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़े, और जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा तो उसने एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। जब एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो मसल स्ट्रेंथ वापस आ गई, मसल वीकनेस रिवर्स हो गई। क्लियर? हम खुश हो गए, हमें यही चाहिए था, हमें मिल गया। बट जब एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो क्या ये मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो एसिटाइलकोलिन बढ़ने से M1, M2, M3 रिसेप्टर भी स्टिमुलेट हो। M1 स्टिमुलेट होने से क्या हुआ,
रिमेंबर, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी कम बाद में। M1 कहाँ था? स्टमक में। तो क्या हुआ? एसिड सिक्रीट हो गई, एसिडिटी हो गई पेशेंट को। M2 स्टिमुलेट होने से क्या हुआ? ब्रेडिकार्डिया हो गए। रिमेंबर, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट में डिप्रेसेंट है। M3 GIT में स्टिमुलेट हुआ तो उसको डायरिया हो गया। ब्लैडर में हुआ तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो गई। सो दैट मीन्स नियोस्टिगमिन देने से उसकी मसल स्ट्रेंथ तो इंप्रूव हो गई, बट आदमी ने सारा जोर लगा दिया टॉयलेट में। नंबर वही गिफ्ट तैयार है फिर से, तो ऐसी मसल स्ट्रेंथ का तो कोई फायदा नहीं। तो हमें चाहिए मसल इंप्रूवमेंट विदाउट कॉजिंग दीज साइड इफेक्ट्स। हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए। अब क्या सोल्यूशन है? हमें एनएम को तो स्टिमुलेट करना है, बट हम मस्करनिक को नहीं करना चाहते। डू यू नो एनी ड्रग जो सिर्फ मस्करनिक को ब्लॉक करती है, निकोटिनिक को नहीं करती? याद है? यस, वेरी गुड। दैट ड्रग इज एट्रोपिन। तो रिमेंबर, एट्रोपिन सिर्फ मस्करनिक ब्लॉकर। तो हम क्या करेंगे? नियोस्टिगमिन के साथ एट्रोपिन देंगे। जब हम एट्रोपिन देंगे तो M1 M2 M3 ब्लॉक हो जाएंगे। तो नियोस्टिगमिन ने जो एसिटाइलकोलिन बढ़ाया वो सिर्फ एनएम पे काम करेगा। जब सिर्फ एनएम पे काम करेगा तो सिर्फ मसल इंप्रूवमेंट होगी और ये साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। ओके, अब थोड़ा सा अगर समझना चाहते हो, एन रिसेप्टर भी तो होते हैं, क्या वो स्टिमुलेट नहीं होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि इन तीनों रिसेप्टर्स की, एन की, एम की और मस्करिनिक्स की सेंसिटिविटी अलग अलग है। ठीक है, सेंसिटिविटी अलग अलग है। क्या मतलब है कि अगर हमें मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है तो हमें बहुत थोड़ा सा एसिटाइलकोलिन चाहिए। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल M1 M2 M3 को स्टिमुलेट कर सकता है, बट एक मॉलिक्यूल देने से एनएम स्टिमुलेट नहीं हो सकता। तो एनएम को स्टिमुलेट करने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए, अराउंड डबल डोज चाहिए। एसिटाइलकोलिन अराउंड डबल चाहिए। दैट मीन्स अगर हम एसिटाइलकोलिन एक के आसपास बढ़ाते हैं, 1.5 के आसपास बढ़ाते हैं, तो एनएम नहीं होगा, सिर्फ मस्करिनिक एक्शन मिल सकते हैं। बट जब भी हमें निकोटिनिक एक्शन चाहिए, एनएम स्टिमुलेट करना है, तो हमें 2 से ज्यादा चाहिए। और अगर हमें 2 से ज्यादा चाहिए तो मस्करिनिक एक्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट एन को स्टिमुलेट करने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 500 गुना। मतलब एन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है बहुत 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 ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम नॉर्मली नियोस्टिगमिन देके उतना लेवल अचीव कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए एन वाला एक्शन कभी नहीं आता। ठीक है, बट एम और मस्करिनिक आते हैं। मस्करिनिक हमें नहीं चाहिए तो हमने एट्रोपिन देके ब्लॉक कर दिया। क्लियर? तो माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? नियोस्टिगमिन प्लस एट्रोपिन। रीड वेरी केयरफुली। एट्रोपिन का माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में क्या रोल है? वेरी गुड, कोई रोल नहीं है। एट्रोपिन माइस्थीनिया को ठीक नहीं करता। क्यों देते हैं फिर? नियोस्टिगमिन के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। एट्रोपिन इज यूज्ड टू स्टॉप दी साइड इफेक्ट्स ऑफ नियोस्टिगमिन। एट्रोपिन पर से माइस्थीनिया में कुछ नहीं करता, बट नियोस्टिगमिन के साइड इफेक्ट नहीं होने देता। ओके, तो ये हो गया पहला यूज वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का, निकोटिनिक वाला यूजेस माइस्थीनिया ग्रेविस। रिमेंबर, जब भी हम एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज इनहिबिटर, दैट मींस नियोस्टिगमिन वगैरह हम निकोटिनिक यूजर्स के लिए देंगे, जैसे माइस्थीनिया में पढ़ा अभी हमने, तो हमें मस्करिनिक तो नहीं चाहिए, हमें तो निकोटिनिक चाहिए, तो हम साथ में एट्रोपिन ऐड करेंगे ही करेंगे। ओके, अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं जहां पे निकोटिनिक यूज है। दूसरा निकोटिनिक यूज, दैट इज कोबरा बाइट। कोबरा बाइट। अब अगर आपको याद हो, फोरेंसिक में आप 3 तरह के स्नेक्स पढ़ते हो, क्रेट, कोबरा और वाइपर। इन तीनों में से कौन सा स्नेक जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है? वेरी गुड, कोबरा होता है, ऑब्वियसली जो लिखा वही होगा ना। तो कोबरा इज न्यूरोटॉक्सिक। अब न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या है? न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेन में चला जाता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये है कि जब कोबरा बाइट करता है तो उसका जो जहर है, उसका जो वेनम है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे चला जाता है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके वो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और जब एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, पूरी तरह स्टिमुलेट नहीं हुए, तो क्या सिम्टम आएगा? यस, मसल वीकनेस। तो कोबरा बाइट में भी पेशेंट को मसल वीकनेस हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी सेम प्रॉब्लम सेम है, पैथोफिजियोलॉजी भी सेम है, एनएम कम स्टिमुलेट हो रहे हैं इसी कारण हो रही है। जब प्रॉब्लम भी सेम है, पैथोलॉजी भी सेम है, तो ट्रीटमेंट भी तो सेम होनी चाहिए। तो क्या दोगे? यस, हम देंगे नियोस्टिगमिन। सो कोबरा बाइट में वी कैन गिव नियोस्टिगमिन फॉर ट्रीटमेंट। क्लियर? क्या आप एट्रोपिन ऐड करना चाहोगे? यस, वी विल ऐड एट्रोपिन, क्योंकि हमें एनएम को तो स्टिमुलेट करना है, हमें गिफ्ट थोड़ी चाहिए M1 M2 M3 वाला। तो एट्रोपिन को ऐड करेंगे। जब भी हमें निकोटिनिक एक्शन चाहिए, हम साथ में एट्रोपिन दे देंगे ताकि मस्करिनिक ना आए। बट बी वेरी केयरफुल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कोबरा बाइट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या पूछेंगे? क्या होगा? द आंसर विल बी एंटी वेनम।
किसी भी स्नेक बाइट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंटी वेनम है। ठीक है, तो जब तक एंटी वेनम अवेलेबल ना हो या फिर एंटी वेनम देने के बाद भी मसल वीकनेस हो, तब हम नियोस्टिग्मिन एट्रोपिन देंगे। ठीक है, तो नियोस्टिग्मिन एट्रोपिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज एंटी वेनम। ओके, तो ये हो गया दूसरा यूज। अब तीसरा निकोटिनिक यूज है इनका, रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स। पहले हम ग्रॉसली एक चीज समझते हैं, मसल्स को रिलैक्स करना है, तो मसल्स को रिलैक्स करना है तो मसल पे कौन सा रिसेप्टर पढ़ा भी हमने, एनएम रिसेप्टर पढ़ा। तो एनएम की खास बात थी कि हमें ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए। अगर हमने एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो मसल स्टिमुलेट नहीं होगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, तो वी कैन यूज द ड्रग एज मसल रिलैक्सेंट। अगर हमने एनएम को डीपोलराइज कर दिया, ओवर स्टिमुलेट कर दिया, तब भी मसल वीकनेस हो जाए। तो दो तरह के मसल रिलैक्सेंट हम यूज कर सकते हैं। एक होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, इसकी एग्जांपल है सक्सिनाइलकोलिन। सिंपल लैंग्वेज में एनएम को ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं। और दूसरा है एनएम ब्लॉकर, जिसको हम कहते हैं नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ये क्या करता है जी, एनएम को ब्लॉक कर देता है, इसको स्टिमुलेट नहीं होने देता। जब वो स्टिमुलेट नहीं हुआ तो मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका भी नाम क्यूरियम में या क्रोनियम में खत्म होता है, वो सारी नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट हैं। एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। क्यूरियम जैसे एट्राक्यूरियम, क्रोनियम जैसे पाइप क्रोनियम, तो बहुत सारे हैं, पैन क्रोनियम, पाइप क्रोनियम, बहुत सारी दवाइयां हैं। ठीक, अब इन दो ग्रुप में बेसिक डिफरेंस एक तो क्या था कि ये तो डीपोलराइजिंग वाला है, ये एनएम को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है, बट इसकी खास बात ये है कि इसके नाम में लिखा है एस मींस शॉर्टेस्ट एक्टिंग। ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, इसका एक्शन अपने आप 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, जो हमने जनरल फार्मा में पढ़ा था पहले। ठीक, बट ये जो दवाइयां हैं ये मोस्टली आर लॉन्ग एक्टिंग। ये दवाइयां यूजुअली लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, ज्यादातर क्यूरियम और क्यूरोनियम्स। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट हम यूज कहां करते हैं? सर्जरी के टाइम करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं हम? एक सर्जरी में हम एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। बेहोश हो गए, अब हमने बेहोश करके उसको जैसे ही इंसीजन लगाया, रिमेंबर बेहोश हो गया तो वॉलंटरी एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, आदमी को पेन वेन ये सब फील नहीं होगा, बट जैसे ही हम इंसीजन लगाते हैं तो क्या होगा, इनवॉलंटरी एक्टिविटी तो नहीं रोकी, तो सडनली इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई और मुंह पे लात पड़ेगी आपके। ठीक, हम वो भी नहीं चाहते, इसलिए हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि मसल की एक्टिविटी भी खत्म हो जाए। ठीक, तो मसल रिलैक्सेंट हम सर्जरी के टाइम देते हैं। अब क्या हुआ, हमारी सर्जरी है आधे घंटे की, 40 मिनट की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो सर्जरी खत्म हो गई 1 घंटे में। बट मसल रिलैक्सेंट लॉन्ग एक्टिंग है, इनका काम 6 घंटे, 8 घंटे, कई बार 12-12 घंटे चलता रहता है। तो अब सर्जरी जब आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में खत्म हो गई, तो हम चाहते हैं उसके बाद मसल तो काम करें। उसके बाद अगर 10 घंटे तक मसल काम नहीं करेगी, पेशेंट को टेंशन नहीं हो जाएगी? तो हम चाहते हैं कि सर्जरी के बाद मसल का काम स्टार्ट हो जाए। दैट मीन्स हम इनके एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं। सो दैट इज रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट। अब इनका एक्शन क्या था, मैकेनिज्म क्या था? इन्होंने एनएम को ब्लॉक कर रखा था, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर थे। ठीक, तो अगर हम एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दें तो ये एनएम को स्टिमुलेट कर दे, अगर स्टिमुलेट हो गया तो मसल ने काम करना शुरू कर दिया, तो दैट मीन्स एक्शन रिवर्स हो गया। तो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज को इनहिबिट कर देंगे। कौन सी दवाई देके? यस, फिर से नियोस्टिग्मिन। सो नियोस्टिग्मिन इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स। या आप नियोस्टिग्मिन देंगे, एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा, एनएम स्टिमुलेट होगा, मसल्स काम करना शुरू कर देगी। क्वेश्चन इज, क्या आप इसके साथ एट्रोपिन देना चाहोगे कि नहीं? यस, वेरी गुड, वी विल ऐड एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि हमें तो एनएम पे काम चाहिए, हमें M1 M2 M3 थोड़ी चाहिए। तो जब भी हमें निकोटिनिक यूज है हम एट्रोपिन देंगे। तो नियोस्टिग्मिन के हमने 3 एक्शंस पढ़े, 3 यूजेस पढ़े निकोटिनिक यूजेस। कौन कौन से थे? पहला माइस्थीनिया ग्रेविस में, डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनिया, ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन। दूसरा हमने पढ़ा उसमें कोबरा बाइट में, और तीसरा मसल रिलैक्सेंट के एक्शन को रिवर्स करने के लिए। इन तीनों कंडीशन में हम साथ में एट्रोपिन ऐड करेंगे ताकि मस्करिनिक साइड इफेक्ट ना आए। ओके, अब आते हैं हम इसके मस्कारिनिक यूजेस पे। ये तो निकोटिनिक यूज थे, अब आते हैं मस्कारिनिक यूजेस पे। मस्कारिनिक यूजेस जो होते हैं वो बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं। तो एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस, और दूसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पोस्ट ऑपरेटिव का क्या मतलब है? ऑपरेशन के बाद।
नाउ सपोज हमें अब्डोमन में कोई ऑपरेशन करना है, किसी भी चीज का करना है, चाहे वो लिवर का है, चाहे वो स्प्लीन का है, अपेंडिक्स का है, किसी भी चीज का अब्डोमन में ऑपरेशन करना है। जब हमें सर्जरी करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब्डोमन में इंसिजन देंगे, अब्डोमन को खोलेंगे, और जैसे ही हम अब्डोमन को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है, क्या नजर आता है, लूप ऑफ इंटेस्टिन। इंटेस्टिन पूरा चारों तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है। हम अंदर कुछ नहीं देख सकते क्योंकि इंटेस्टिन चारों तरफ पड़ा। अंदर कुछ भी चेक करने के लिए, कुछ भी देखने के लिए इंटेस्टिन को उठा के एक तरफ करना पड़ेगा, तभी हमें अंदर दिखे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम इंटेस्टिन को हाथ लगाते हैं उठाने के लिए, वो बुरा मान जाता है, मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं। तो किसी भी अब्डोमिनल सर्जरी के बाद इंटेस्टिन काम नहीं कर रहे होते, इसलिए हम पेशेंट को क्या रखते हैं, एनपीओ। एनपीओ का क्या मतलब है, नील पर ओरल, मतलब हमें ओरली कुछ नहीं देना, क्योंकि अगर हम ओरल देंगे तो वो वहां पे जमा हो जाएगा, एस्पिरेशन भी हो सकती है, तो हम जमा नहीं होने देना चाहते क्योंकि इंटेस्टिन काम नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको ओरली कुछ भी अलाउ नहीं करते, पानी भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, ठीक। बट थोड़ी देर बाद, मे बी 2 घंटे बाद, मे बी 4 घंटे बाद, मे बी 6 घंटे बाद, ये बुरा मानना छोड़ देता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ये काम करना शुरू करता है तो हम उसको ओरल अलाउ कर देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे लगेगा कि उसने इंटेस्टिन ने काम करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, कैसे पता लगेगा, यस, पैसेज ऑफ फ्लैटस। इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, पर्टिकुलरली अब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट में, हिस्ट्री टेकिंग में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने गैस पास की कि नहीं की। क्योंकि अगर पेशेंट ने गैस पास की है तो इसका मतलब उसका जीआईटी काम करना शुरू कर दिया, तो अब हम उसको ओरल अलाउ कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हम सब लोगों को ये बार बार बोलते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैस पास की कि नहीं की। तो एक कहानी है हमारे टाइम की, बहुत पुरानी कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। तो जब हम आई थिंक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हुआ करते थे, उस समय हमें भी ये क्वेश्चन बताया था। तो हम सर्जरी के वार्ड में गए, वहाँ पे एक बाबा जी से 60-70 साल के, उनका कोई अब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ था। तो हमने उनको जाके पूछा कि बाबा गैस पास की, तो बाबा ने बोला कि नहीं बेटा अभी तक नहीं की। तो थोड़ी देर बाद हमारे सीनियर्स आ गए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आ गए, तो उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि बाबा गैस पास की। बाबा जी थोड़ा सा परेशान थे, वो सोच रहे थे पता नहीं इनको क्या इंटरेस्ट है, बट डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने आंसर दे दिया कि नहीं बेटा अभी नहीं की। थोड़ी देर बाद वहाँ पे इंटर्न्स आ गए, अब इंटर्न्स ने भी वही क्वेश्चन पूछा, बाबा गैस पास की। तो बाबा जी थोड़े इरिटेट हुए, बट फिर भी बता दिया उन्होंने, नहीं बेटा अभी नहीं किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पीजीज आ गए, फिर उन्होंने वही क्वेश्चन, बाबा गैस पास की। तो बाबा जी बहुत इरिटेट, बट अपना काम बनाए रखा, नहीं बेटा अभी नहीं पास की। उसके बाद वहाँ पे हमारे प्रोफेसर आ गए। अब जैसे नॉर्मली कॉलेजेस में होता है, प्रोफेसर ने सबको लाइन में खड़ा कर लिया, स्टूडेंट्स थे, इंटर्न्स थे, नर्सेस थी, अराउंड 15-16 लोग लाइन में खड़े हुए। और अब हमारे प्रोफेसर आए, उन्होंने पूछा बाबा गैस पास की। बाबा जी अब टोटली परेशान हो रखे थे, उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, एक सीटी लगा लो, जब मैं बात पास करूंगा सबको सुनाई दे देगा। सो अगर बाबा जी ने गैस पास कर दी तो मतलब उसको ओरली अलाउ कर सकते हैं, बट अगर नहीं की तो ओरली अलाउ नहीं करना, क्लियर। तो इंटेस्टिन अगर बुरा मानना नहीं छोड़े, लगातार पैरालाइज्ड ही रहे, तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हम उसको आईवीपी लगाते रहेंगे, ओरल कभी देंगे नहीं, तो हमें ठीक तो करना पड़ेगा। तो जब वो बुरा मानना नहीं छोड़ता है तो अब हमें गिफ्ट देके मनाना पड़ेगा। किस चीज का गिफ्ट देंगे, नियोस्टिग्मिन का, ओके। कैसे, इंटेस्टिन में कौन सा रिसेप्टर था, यस M3 था, तो हम नियोस्टिग्मिन देंगे। नियोस्टिग्मिन ने एस्टाइलकोलिन बढ़ाया, उसने M3 को स्टिमुलेट कर दिया, M3 स्टिमुलेट हुआ तो जीआईटी की मूवमेंट स्टार्ट हो। सो वी कैन यूज नियोस्टिग्मिन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस। अब क्वेश्चन ये है कि विल यू लाइक टू ऐड एट्रोपिन, क्या आप एट्रोपिन दोगे, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि अगर एट्रोपिन दिया वो M3 को ब्लॉक कर देगी, तो फिर नियोस्टिग्मिन देने का फायदा ही क्या होगा। तो इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हम नियोस्टिग्मिन विदाउट एट्रोपिन देते हैं, एट्रोपिन नहीं देना, ओके। और कौन सी दवाई हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो M3 को सीधा स्टिमुलेट कर, बिथेनिकोल दे सकते हैं, रिमेंबर हमने पढ़ा था पहले, बिथेनिकोल ब्लैडर के लिए भी देते हैं, इसके लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नियोस्टिग्मिन भी दे सकते हैं, ओके। सो दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस। सेम कंडीशन इज पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। अगर ऑपरेशन के बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन हम ब्लैडर को टच कर लें तो वो भी बुरा मान जाता है, ठीक। और ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। तो अगर ब्लैडर बुरा मान गया तो क्या सिम्टम होंगे, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन पास नहीं हो पाएगा।
तो अगर यूरिन को पास करवाना है तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए M3 को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो क्या देंगे? यस, वी विल गिव नियोस्टिग्मिन। विद एट्रोपिन और विदाउट एट्रोपिन? यस, विदाउट एट्रोपिन। ठीक, तो नियोस्टिग्मिन के या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के दो तरह के यूजेस हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक। मस्करेनिक यूजेस में हम पोस्ट ऑपरेटिव वाली कंडीशंस आती हैं जिसमें पैरालिटिक आइलियस और यूरिनरी रिटेंशन है। इन कंडीशंस में हम एट्रोपिन नहीं देते क्योंकि हमें मस्करेनिक को स्टिमुलेट करना है, जबकि निकोटिनिक यूजेस में हम एट्रोपिन देंगे। कौन से निकोटिनिक यूजेस पढ़े? तीन हमने, 1 माइस्थीनिया ग्रेविस, सेकंड कोबरा बाइट एंड थर्ड रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स ऑल्सो। दैट मीन्स हमने कंप्लीट कर लिया रिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, लिपिड सॉल्युबल भी वाटर सॉल्युबल भी। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो? तो नाउ वी कैन मूव टू इरिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल ड्रग्स पे जाते हैं। ये परमानेंटली एस्टाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देंगे, तो हम इनको नॉर्मली यूज नहीं करते। नॉर्मली यूज नहीं करते, बट अगर यूज ही नहीं करते तो फिर हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज कर रहे, बट ये वैसे यूज होते हैं हमारी लाइफ में एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक, तो इनसे पॉइजनिंग हो सकती, तो पॉइजनिंग तभी ठीक करेंगे ना अगर पता होगा कैसे करते हैं। तो कौन सी दवाइयां हैं? पहले दो मेजर ग्रुप हैं इरिवर्सिबल वाले में, एक है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, और दूसरा है कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट की एग्जांपल है मैलाथियोन एंड पैराथियोन, और कार्बामेट्स की एग्जांपल हैं कार्बाराइल एंड प्रोपोक्स। ये दवाइयां जो हैं ये हम यूज नहीं करते क्लिनिकली, बट ये वैसे यूज होते हैं इंसेक्टिसाइड्स की तरह। जैसे जब हमें मलेरिया का कंट्रोल करना है तो हम चाहते हैं कि मॉस्किटो जो मच्छर हैं वो मर जाएं, उनको मारने के लिए स्प्रे करते हैं। उनकी स्प्रेज में मोस्टली मेलाथियोन पैराथियोन वगैरह होता है। ऐसे ही आपने बेगोन का नाम सुना होगा, बेगोन में कार्बाराइल होती है, ये कॉकरोच मारने के काम आता है। सो बेसिकली ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की तरह काम आते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह सबसे कॉमनली कौन यूज करता है? यस, फार्मर्स यूज करते हैं। तो फार्मर्स में पॉइजनिंग होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अब इन दवाइयों में खास बात क्या है कि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं। हाईली लिपिड सॉल्युबल का क्या फायदा था या क्या नुकसान था? लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर सकते थे। अब ये इतनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हैं कि ये इंटैक्ट स्किन की मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर सकती है। जैसे एक फार्मर है, वो अपने फील्ड में इन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है। अब स्प्रे करते हुए कुछ दवाई उसकी स्किन पे लग गई। ठीक, अब ये भाई साहब 2-3 दिन नहाए नहीं, क्योंकि ये इतनी लिपिड सॉल्युबल है तो ये स्किन से अब्सॉर्ब होकर ब्लड में आ सकती है। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट ब्लड में आ गई तो ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को परमानेंटली इनहिबिट कर देगी, जिससे पॉइजनिंग हो जाएगी। तो फार्मर्स को पॉइजनिंग होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो अब अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ब्लड में आ गई तो क्या होगा? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो परमानेंटली इनहिबिट हो गई, उससे एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म रुक गया, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया। और जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया तो उसने M1, M2, M3 को स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया। M1 के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? कहां था M1? स्टमक में। तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। M2 कहां था? हार्ट में था। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है? डिप्रेस करता है। तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। और दूसरा, जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ब्लेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी और हार्ट रेट लो हो जाएंगे। M3 जो आई में था उससे क्या होगा? मियोसिस हो जाएगी। और पॉइजनिंग में इतनी ज्यादा मियोसिस होता है, इतनी ज्यादा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है कि वो एक पॉइंट की तरह लगने लग जाती है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। अब पिन पॉइंट प्यूपिल मतलब इतना ज्यादा प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन कि वो पॉइंट जैसी लगने लग जाए। अब पिन पॉइंट प्यूपिल जो है बहुत कम कंडीशन में मिलती है। अगर आपको इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल मिल जाए तो गिन चुन के 3-4 डायग्नोसिस रह जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पिन पॉइंट प्यूपिल किस किस कंडीशन में मिलती है। हमने अभी पढ़ा कौन सी कंडीशन में मिलती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ओपी पॉइजनिंग कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। तो आपको ओपी ही याद करना है। ओपी में क्या है? 2 ओ से हैं और 2 पी से। ओ से 2 क्या है? एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग जो हम अभी अभी पढ़ रहे हैं,
ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट पॉइजनिंग, और दूसरा ओ से है ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड मतलब मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग में या ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। ठीक है, अब पी से भी दो है। पहला पी से जो है वो है फिनोल पॉइजनिंग। फिनोल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। फिनोल या कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में होता है। और लास्ट पी जो आपको पता होना चाहिए वो है पोंटाइन हेमरेज। ब्रेन में पॉन्स होता है, उस पॉन्स के एरिया में अगर हेमरेज हो जाए तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो सकती है। तो पिन पॉइंट प्यूपिल के 4 कारण आपको पता होना चाहिए। ओपी, 2 ओ से 2 पी से। ओ से 2 कौन कौन से? ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग, और ओपियोइड पॉइजनिंग मतलब मॉर्फिन पॉइजनिंग। पी से 2 कौन से? फिनोल मतलब कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग और पोंटाइन हेमरेज। ओके, तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। दूसरा, ग्लैंड्स में क्या होगा? सारी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। सारी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। ग्लैंड में मस्करिन रिसेप्टर है तो सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, मतलब उसको स्वेटिंग हो रही होगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पसीना आ रहा होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, टीयर्स, ठीक है, मुंह से सलाइवा निकल रहा होगा, तो सारी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। फिर जीआईटी में क्या होगा? बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया हो जाएगा, इंट्रैक्टेबल डायरिया हो जाएगा, अब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि इंटेस्टाइन की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो अब्डोमिनल पेन विद डायरिया हो जाएगा। ब्लैडर में क्या होगा? इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो गई, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं उसको। यूरिन कंट्रोल में नहीं रहेगा, बीच में यूरिन निकलने लग जाए। ब्रोंकस में क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी उसको। और जब ये सारे रिसेप्टर ब्रेन में स्टिमुलेट होते हैं तो आदमी कोमा में चला जाएगा। तो ये टोटल सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टार्टिंग में एसिडिटी होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद अगर बीपी और हार्ट रेट चेक करोगे वो लो आएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल होगी, सिक्रीशन सारी बड़ी होंगी, डायरिया होगा, यूरिनेशन होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी और आदमी कोमा में चला जाएगा। ठीक है, तो मेजर सिम्टम्स जो कॉलिनर्जिक ओवरडोज के सिम्टम्स हैं वो आपको ऐसे याद करवाते हैं स्लज के नाम से। स्लज के नाम से याद करवाते हैं। स्लज में क्या है? सेलिवेशन मतलब सलाइवा ज्यादा, लैक्रीमेशन मतलब टीयर्स, यूरिनेशन यूरिन ज्यादा हो गया, डेफिकेशन मतलब डायरिया हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस सिंपल मतलब इसका है अब्डोमिनल पेन, बहुत सीवियर अब्डोमिनल पेन, और एमेसिस मतलब वॉमिटिंग। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं कॉलिनर्जिक एक्सेस के। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आ गए, बट आपको खास बात याद करनी है, ये 2 सिम्टम। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल भी है और साथ में सिक्रीशंस भी ज्यादा है, अगर ये दोनों हैं तो आंसर 100% ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग होगा। और किसी भी कंडीशन में ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, एक हो सकता है बट दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों हैं तो और कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम में, आंसर कर देना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग। दोनों इकट्ठे सिर्फ इसी पॉइजनिंग में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। अब मैं ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन कोमाटो स्टेट। पेशेंट क्या? फार्मर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर फार्मर लिखा है तो 99% चांस ऑलरेडी है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आया अ फार्मर प्रेजेंटेड इन कोमाटो स्टेट विद पिन पॉइंट प्यूपिल, विद इंक्रीज इन सिक्रीशन, विद डायरिया, विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, विद रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। सब कुछ वही दिया था जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में होता है। ठीक, बट कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या दिया था? द बीपी ऑफ द फार्मर इज 180/120 एंड हार्ट रेट ऑफ दिस पेशेंट इज 120 बीट्स पर मिनट। तो बीपी और हार्ट रेट जो है वो हाई है, इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें तो लो होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन है बाकी सारे सिम्टम सेम है बट बीपी और हार्ट रेट हाई लिखा है, और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायग्नोसिस। ठीक, क्या कंडीशन है, और ऑप्शंस दिए हैं यही चारों: ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ओपियोइड पॉइजनिंग, फिनोल पॉइजनिंग, पोंटाइन हेमरेज। तो अब बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, द आंसर इज स्टिल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अगर ये दोनों सिम्टम है, पिन पॉइंट प्यूपिल भी है और सिक्रीशंस भी ज्यादा हैं, तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 100% ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। बट क्वेश्चन ये है कि बीपी और हार्ट रेट तो लो होने चाहिए थे ना, इसमें तो लो होते हैं। बीपी और हार्ट रेट लो क्यों नहीं है, हाई क्यों है? उसका रीजन क्या है? तो जब एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा तो क्या ये सिर्फ मस्करिन पे काम करेगा? नहीं, निकोटिनिक पे भी तो कर सकता है। तो जब एसिटाइलकोलिन बढ़ गया, इट कैन स्टिमुलेट निकोटिनिक रिसेप्टर्स आल्सो। और निकोटिनिक 2 तरह के हैं हमारे पास, एन और एन। और एन रिसेप्टर कहां था? एन इज नर्व एंड नर्व, और नर्व का जंक्शन कौन सा था? गैंग्लियन। तो कौन से गैंग्लियन में होता है?
दोनों में, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। तो अगर सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट हो गया तब टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन हो सकता है, बीपी हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो दीज आर निकोटेनिक सिम्टम विच कैन कम। तो क्या टेक होम मैसेज है कि अगर पिन पॉइंट प्यूपिल और इंक्रीज इन सिक्रीशंस दोनों हैं तो आंसर हमेशा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मार्क करना है और कुछ भी लिखा। ठीक, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की पेशेंट में कभी भी ब्रेडिकार्डिया ही देखोगे, कभी टैकीकार्डिया नहीं देखोगे, क्योंकि एन को स्टिमुलेट करने के लिए एसिटाइलकोलिन की डोज बहुत हाई चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था, और इतनी हाई डोज पॉइजनिंग में भी बहुत रेयरली होती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप मान के चलो कभी होगा ही नहीं, रेयरेस्ट टू रेयर केस है। बट एम्स वगैरह तो रेयर ही पूछते हैं, कॉमन कहां पूछते हैं। ठीक है, तो ये रेयरली हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट सिम्टम क्या है, एनएम, और अगर एनएम रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा, यस, मसल वीकनेस। ओवर स्टिमुलेशन, अंडर स्टिमुलेशन दोनों में मसल वीकनेस करता है। तो ये टोटल सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग में मिलते हैं। क्लियर? अब हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, डायग्नोज कर लिया। तो डायग्नोसिस के लिए आपको दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहला, अगर फार्मर लिखा है तो मोस्ट लाइकली ये होगा, और दूसरा, अगर पिन पॉइंट प्यूपिल और इंक्रीज इन सिक्रीशन दोनों हैं तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो हमने डायग्नोज कर लिया, और ज्यादातर सिम्टम तो M1, M2, M3 के कारण थे। अब हमें ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डू यू नो अ ड्रग विच ब्लॉक M1, M2, M3? यस, दैट इज एट्रोपिन। सो एट्रोपिन जो है दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। एट्रोपिन जो है दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। सब पहला क्वेश्चन, एट्रोपिन को कौन से रूट से देंगे? बाय विच रूट यू विल गिव एट्रोपिन? सो ऑब्वियस आंसर इज इंट्रावेनस रूट से देंगे। ऑब्वियसली आदमी कॉमा में है, उठा के खिला तो सकते नहीं। ठीक है, इमरजेंसी है, आईवी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एट्रोपिन इज गिवन आईवी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एट्रोपिन इज रिपीटेड एवरी 5 मिनट्स। हम आईवी देते हैं और हर 5 मिनट के बाद उसका आईवी इंजेक्शन फिर से लगा देते हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम उसका आईवी इंजेक्शन बार बार क्यों लगाते हैं, हम शुरू में ही ज्यादा क्यों नहीं लगा देते? लॉजिक है ये। दूसरा क्वेश्चन कि हम कब तक लगाते रहेंगे बार बार, कब रुकेंगे? ठीक है, हर 5 मिनट बाद लगा रहे हैं बट कब रुकेंगे? ठीक है, तो एक एक करके आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम पहले से ही ज्यादा क्यों नहीं देते? उसका रीजन ये है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उसने एसिटाइलकोलिन को बढ़ाया, एसिटाइलकोलिन ने मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके सिम्टम्स किए, एट्रोपिन इनको ब्लॉक कर देगी। रिमेंबर, एट्रोपिन इज अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉक। और अगर हमने बाई चांस एट्रोपिन की ओवरडोज दे दी तो रिसेप्टर जरूरत से ज्यादा ब्लॉक हो जाए। हमें थोड़ी पता है कि कितना ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या आया है, कितना एसिटाइलकोलिन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करना है, तो हमें उतना ही लेवल देना पड़ेगा जितना सफिशिएंटली ब्लॉक कर दे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ब्लॉक कर दिया तो एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाए, और एट्रोपिन पॉइजनिंग को मैनेज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। एट्रोपिन पॉइजनिंग से बचाना मुश्किल हो जाएगा आदमी को। हम नहीं चाहते उसको एट्रोपिन पॉइजनिंग हो, इसलिए हम धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे ताकि उतना दे पाए जितना हमें चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्यों हम शुरू में ज्यादा नहीं दे रहे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कब तक रिपीट करते रहेंगे? हम ये तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें कुछ सिम्टम या साइंस नहीं आ जाते, जिससे हमें पता लग जाएगा कि अब हमें रुकना है। ठीक है, और उन सिम्टम या साइंस को क्या कहते हैं? हम उनको हम कहते हैं साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है कि ये वो साइंस हैं जिनके आने से हमें पता लग जाएगा कि हमने एनफ एट्रोपिन दे दी है, अब हमें रुक जाना चाहिए। अब कौन से साइन है? 3 इंपॉर्टेंट साइन है। पहला है, पहले 2 साइन आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओपी पॉइजनिंग के 2 मेन साइन मैंने क्या बताए थे कि अगर ये दोनों हैं तो मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट है। कौन से 2 थे? पिन पॉइंट प्यूपिल और इंक्रीज इन सिक्रीशन। तो ये दोनों रिवर्स हो जाने चाहिए। तो पिन पॉइंट प्यूपिल का उल्टा क्या होगा? मिड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, और सिक्रीशंस का उल्टा डिक्रीज इन सिक्रीशंस। ये तो 2 साइन हो गए। और तीसरा साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन होता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना। रिमेंबर, इसमें मोस्टली ब्रेडिकार्डिया होता है। तो अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो गया तो मतलब ये भी एक साइन है एट्रोपिनाइजेशन का। तो क्लिनिकली हम तीनों साइन देखते हैं, जब ये तीनों आ जाते हैं तो हम एट्रोपिन को बंद कर देते हैं। बट एमसीक्यूज थोड़े से अलग होते हैं। एमसीक्यूज में पूछते हैं विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, मोस्ट स्पेसिफिक, या इसको कहते हैं विच इज मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। मोस्ट स्पेसिफिक या मोस्ट रिलायबल जो होता है वो डिक्रीज इन सिक्रीशंस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये साइन पता है, अगर ये साइन आ गया
तो हम 100% श्योर हैं कि ये एट्रोपिन ने ही किया है। वी कैन रिलाई ऑन दिस साइन, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक है ये, और किसी भी चीज से सिक्रीशन कम नहीं होंगे, एट्रोपिन देने से होंगे। ऑन दी अदर हैंड बाकी जो दो हैं, मिड्रियासिस, टैकिकार्डिया वगैरह, वो और कंडीशंस में भी हो सकते हैं। लाइक मिड्रियासिस की अगर बात करें, प्यूपल की डायलेटेशन की अगर हम बात करें, तो द डेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ मिड्रियासिस, वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ब्रेन डेथ। अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो मिड्रियासिस हो जाता है, ठीक है। अब एक कंडीशन समझते हैं। एक इमरजेंसी में पेशेंट आया, बहुत सीरियस है, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मोस्ट केसेस में होता है पेशेंट नहीं बचा। अब जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे जूनियर डॉक्टर पे छोड़ के बाकी सब चाय पीने चले जाते हैं। क्या काम है? डिक्लेयर करना। तो हम सबसे जूनियर है वहां पे, हम इंटर्न हैं, हमको बोल दिया कि जाके पेशेंट के रिलेटिव को बता दो कि ये पेशेंट मर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हम डरे सहमे गए बाहर, हमने पल्स बीपी चेक कर लिया था, वो था नहीं, हम डरे सहमे गए बाहर और जाके उनके रिलेटिव को बोल दिया कि भैया आपका पेशेंट मर गया। सोचो अगर 10 मिनट बाद पेशेंट उठ के बाहर आ जाए, क्या हालत होगी? तो दैट मीन्स हम डिक्लेयर तभी तो करेंगे ना जब हम 100% या 200% श्योर होंगे कि पेशेंट मर गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पल्स चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, ठीक है। पल्स भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, पेशेंट रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, मतलब हम अज्यूम कर लेंगे डेथ हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चेक फॉर प्यूपिल। अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड है मतलब ब्रेन अभी भी जिंदा है, ठीक है। अगर प्यूपिल भी डायलेट हो गई तब मतलब ब्रेन डेथ हो गई। सो मिड्रियासिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ब्रेन डेथ, ठीक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का पल्स भी है, बीपी भी है और सिर्फ प्यूपिल डायलेटेड है, भागे भागे बाहर गए कि मर गया पेशेंट, ऐसा नहीं है। तो मिड्रियासिस हमें तब देखना है जब उसका पल्स बीपी नहीं है, ओके। तो मिड्रियासिस इज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ब्रेन डेथ। तो एमसीक्यू आता है, सबसे रिलायबल साइन कौन सा है, स्पेसिफिक साइन कौन सा है, वो है डिक्रीज इन सिक्रीशंस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिक्रीज इन सिक्रीशंस चेक कैसे करोगे, आप कैसे चेक करोगे? सिक्रीशंस कैसे पता लगेगा कि स्वेटिंग, थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? चेक करना मुश्किल है। इसलिए सबसे कॉमनली यूज साइन जो क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, इट इज मिड्रियासिस। क्योंकि चेक करना बहुत ईजी है, सिर्फ आंख खोल के देखनी, प्यूपिल डायलेटेड है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमनली यूज साइन पूछें तो मिड्रियासिस, और मोस्ट स्पेसिफिक पूछें तो डिक्रीज इन सिक्रीशंस, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिक्रीज इन सिक्रीशंस हम स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं? कैसे चेक करेंगे? कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से? यस, कर सकते हैं, उसी से करते हैं। रिमेंबर, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो लंग्स में पानी भरा है, तो जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं तो क्रेपिटेशन सुनता है ना चेस्ट में, तो जैसे जैसे वो सिक्रीशंस कम होती हैं ये क्रेपिटेशंस कम होती जाती हैं। तो जब क्रेपिटेशंस आना बंद हो गई तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एनफ डोज एट्रोपिन की मिल गई है, सिक्रीशंस बंद हो गई, ओके। सो एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, और एट्रोपिन कब तक देते रहेंगे? जब तक ये साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन ना आ जाए तो, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग थी, हमने उसको एट्रोपिन देनी शुरू कर दी। एट्रोपिन विल स्टॉप, और वी कैन से एट्रोपिन कैन रिवर्स ऑल सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्वेश्चन इज एक्सेप्ट, एट्रोपिन कौन से साइन को रिवर्स नहीं कर सकती? कैन एट्रोपिन रिवर्स कॉमा? क्या कॉमा को रिवर्स कर सकती? ऑब्वियसली कर सकती है। फिर ऐसी ड्रग ऑफ चॉइस का क्या फायदा जिससे आदमी कोमा से बाहर नहीं आया? फिर कैसी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो कोमा को कर सकती है। रिमेंबर, एट्रोपिन M1 M2 M3 ब्लॉकर है, तो जो भी M1 M2 M3 से हो रहा है वो रिवर्स कर सकती है। सो कोमा को रिवर्स कर सकती है, एसिडिटी को कर सकती है, ब्रेडिकार्डिया को कर सकती है, पिन पॉइंट पीपल को कर सकती है, इन सबको कर सकती है। ऑल ऑफ दीज कैन बी रिवर्स्ड, बट मसल वीकनेस को नहीं कर सकती, क्योंकि एट्रोपिन तो मस्करनिक ब्लॉकर, निकोटिनिक थोड़ी। तो जो निकोटिनिक ने किए वो तो रहेंगे। इनफैक्ट जो मसल वीकनेस है वो बाद में ही आती है एट्रोपिन देने के, होती तो पहले से है, बट पहले तो आदमी कॉमा में है, उसको क्या पता मसल का। बट जब वो होश में आता है तब उसको पता लग रहा है मसल नहीं चल रही। तो मसल वीकनेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एट्रोपिन। इट कैन नॉट रिवर्स गैंग्लियोनिक सिम्टम्स आल्सो, बट हम मान के चलते हैं कि वो तो आएंगे नहीं, वो तो बहुत 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 रेयर केसेस हैं, ठीक है। बट मसल वीकनेस कॉमनली होती है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एट्रोपिन, क्लियर। तो पहली दवाई हमने पढ़ी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, एट्रोपिन, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अब दूसरा है एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अब एट्रोपिन प्रॉब्लम यह है कि पॉइजनिंग जो है वो इरिवर्सिबल है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जिंदगी भर के लिए इनहिबिट हो गया। तो दो चीजें हैं, या तो एट्रोपिन को लंबे टाइम तक हमें देना पड़ेगा ताकि जब तक पूरा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस नया नहीं बन गया, ठीक, तब तक देना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है
हम चाहेंगे कि जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ऑलरेडी इनहिबिटेड है, जो बॉडी में पहले से था, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनहिबिट कर रखा है, वही काम करने लग जाए। तो सेम एंजाइम अगर हम फिर से एक्टिवेट कर दें तो हमारा काम चल जाए। तो उसके लिए हमने एक और दवाई बनाई है विच इज कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। तो नाम से पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी इनहिबिटेड एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, रिमेंबर, फिर जब हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करने का मतलब अपने आप दोबारा काम नहीं कर सकता। अगर हमने कुछ और नहीं दिया तो यह इनहिबिटेड रहेगा, बट किसी और चीज को देके, कोई और दवाई देके हम इसके फिर से काम करवा सकते हैं। ओके, तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो रीएक्टिवेटर है, केमिकली उनका नाम है ऑक्साइम्स। केमिकली ऑक्साइम्स हैं, और हमारे पास दो ऑक्साइम हैं, एक है प्रेलिड ऑक्साइम और दूसरा है डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम। शॉर्ट फॉर्म में प्रेलिड ऑक्साइम को पैम लिखते हैं और डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम को डैम लिखते हैं। तो दो मेन ऑक्साइम्स हैं। क्या हैं ऑक्साइम्स? ये रीएक्टिवेटर्स हैं, ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को फिर से काम करने लगाते हैं। अब इस पे 3 एमसीक्यूज आते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको ध्यान रखने हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट दी ड्रग ऑफ चॉइस। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से पेशेंट आया, सारे सिम्टम दे देंगे, देन दे आस्क व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और पहला ऑप्शन लिख देंगे प्रेलिड ऑक्साइम। आंसर नहीं करना। मेंबर, ऑक्साइम्स जान नहीं बचा सकते, जान एट्रोपिन से बचेगी। ठीक है, ऑक्साइम्स आर गिवन आफ्टर सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो दे आर नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस इज एट्रोपिन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको याद करना है ट्रिपल ओ से। ट्रिपल ओ का क्या मतलब है? ऑक्साइम्स, ओ मतलब ऑक्साइम्स, दे आर यूज्ड, ओ मतलब ओनली फॉर, ओ मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑक्साइम्स आर यूज्ड ओनली फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ये कार्बामेट पॉइजनिंग में काम नहीं करते। रेदर कार्बामेट पॉइजनिंग में ऑक्साइम्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये कंडीशन को और वर्सन कर देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस, ऑर्गेनोफॉस्फेट में यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस तो एट्रोपिन ही है, तो ऑक्साइम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं, कार्बामेट में नहीं करते। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन पैम एंड डैम। पैम में और डैम में क्या फर्क है? तो नाम से याद कर सकते हो, पी मतलब पैम, पी मतलब पेरिफेरल। जो पैम है, प्रेलिड ऑक्साइम है, वो ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता, ये सिर्फ पेरिफेरी में काम करता है। जबकि डैम मतलब डी मतलब दोनों जगह काम करता है, ये ब्रेन में भी काम करता है और पेरिफेरी में भी करता है। ठीक है, प्रेलिड ऑक्साइम इज पेरिफेरल, डैम एक्ट एट बोथ दी प्लेसेस। Okay, so that is important about the organophosphate poisoning also. Yeah? So that means we have completed the cholinergic drugs. ओके, सो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेसिक डिविजन्स पढ़ी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एनाटॉमी पे बेस्ड है। फिर हमने उनके फंक्शंस पढ़े। ठीक, तो बेसिक्स पढ़े हमने, कैसे डिवाइड करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये पढ़े। उसके बाद हमने कॉलिनर्जिक ड्रग स्टार्ट करी, जिनको हमने डिवाइड किया डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली में। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने पहले लेटर से एमसीक्यूज आंसर कर दिए थे, सो पाइलोकार्पिन प्यूपिल के लिए, बिथेनिकॉल ब्लैडर के लिए, वो सब हमने किया। इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स था, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को फर्दर हमने लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिवाइड किया था। लिपिड सॉल्युबल हमारी फाइजोस्टिगमिन थी, जो ब्रेन में जाती है। फाइजोस्टिगमिन को आई में भी यूज कर सकते हैं, ग्लोकोमा में। एट्रोपिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस है। और फिर बाकी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जैसे डीआरजी, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गलांटामिन, वो अल्जाइमर डिजीज में यूज करते हैं। ओके, वाटर सॉल्युबल ड्रग नियोस्टिगमिन वगैरह थे, इनके निकोटिनिक और मस्करिनिक यूजेस थे। निकोटिनिक में माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, कोबरा बाइट हो गया और रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट हो गए, इनमें साथ में एट्रोपिन देंगे। और जो मस्करिनिक यूजेस थे वो पोस्ट ऑपरेटिव वाले थे, उसमें बिना एट्रोपिन के देंगे। ओके, एंड लास्टली इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट है, इनकी पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा। फार्मर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, पिन पॉइंट प्यूपिल इंक्रीज इन सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन है और आईवी देते हैं, और एट्रोपिन सारे सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं एक्सेप्ट मसल वीकनेस। क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी वीडियोज वी हैव स्टडीड टुडे। ठीक है, तो कुछ हम एमसीक्यूज कर लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एक्सपेक्टेड ऑन स्टिमुलेशन ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स? मस्करिनिक से क्या होगा? तो हमने बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, बाकी सब जगह इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा है, तो मस्करिनिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक। तो मस्करिनिक से इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल नहीं होगा, ये डिक्रीज्ड होगा, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रेट कम होगा। ठीक है,
ब्रोंकोडायलेशन नहीं होगा, रिमेंबर ब्रोंकस को मस्करेनिक स्टिमुलेट करते हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब हमने पढ़ा था पॉइंट एंड शूट, इफ यू रिमेंबर पॉइंट एंड शूट। पी मतलब पैरासिम्पैथेटिक, ये पॉइंट करने के काम आता है, मतलब इरेक्शन में, पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन में काम आता है, जबकि शूट ऐसा मतलब सिंपैथेटिक है, वो इजैकुलेशन में काम आता है, तो ये भी पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं हुआ, सो आंसर विल बी इरेक्शन। ओके, मस्करेनिक रिसेप्टर का क्या काम है? वेसोडाइलेशन करना, इरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर, 90% क्वेश्चन आंसर होगा यहीं पे, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगा, प्रेजेंटेड विद पिन पॉइंट प्यूपिल एंड इंक्रीज इन सिक्रीशन, सो सारा कुछ वही दे दिया जो हम चाहते थे, likely poisoning, organophosphate poisoning. Okay, next question, a person presented in emergency in comatose state after consuming some unknown poison, excessive sweating is apparent and on examination there is bradycardia and BP is low। ठीक है, बीपी लो है, हार्ट रेट लो है, स्वेटिंग है, कोमा में है, सारे क्या सिम्टम्स हैं? कॉलिनर्जिक सिम्टम्स हैं। सो व्हाट इज द एंटीडोट? बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की एंटीडोट पूछ रहे हैं, द आंसर इज एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन इज एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट, इमरजेंसी में आया फटीग और इरिटेबिलिटी के साथ, 10 vials of antivenom were administered IV, but the patient is still having difficulty in swallowing, ptosis and respiratory distress। स्वेलो नहीं कर पा रहा, रेस्पिरेशन सांस नहीं ले पा रहा, आंखें झुकी हुई हैं, मतलब मसल प्रॉब्लम है। तो कौन से स्नेक से मसल प्रॉब्लम कर रहे थे हम? कोबरा से। और कोबरा बाइट में क्या देंगे अगर एंटीवेनम से काम नहीं चल रहा? तो एट्रोपिन नियोस्टिकमिन। ओके, नियोस्टिकमिन इज द मेन ड्रग, एट्रोपिन टू स्टॉप द साइड इफेक्ट्स, तो एट्रोपिन नियोस्टिकमिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस प्रेजेंट विद इंक्रीजिंग मसल वीकनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइस्थीनिया एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी दवाई थी? यस, इट वाज एड्रोफोनियम। 10 मिनट से कम काम चलता है, आईवी देते हैं, अगर कंडीशन इंप्रूव होगी तो माइस्थीनिया है, और खराब होगी तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ओके, next question, a 20-year-old boy was brought to emergency room after consuming some unknown poison, sweating profusely, saliva drooling है, tears आ रहे हैं, इनवॉलंटरी यूरिनेशन है, डायरिया है, तो सारे किसके सिम्टम है? ऑर्गेनोफॉस्फेट के। हार्ट रेट कम है, बीपी भी कम है, सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट के सिम्टम्स हैं। विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट? कौन सी थी ऑर्गेनोफॉस्फेट की? एट्रोपिन। एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट है, एजेंट यूज्ड फॉर एलिसिटिंग डायग्नोस्टिक डिफरेंशिएशन ऑफ माइस्थीनिया फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस, दोनों में कौन डिफरेंशिएट करता है? एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जो हम पहले पढ़ चुके। अब फार्मर, फिर से फार्मर आ गया, प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद गार्लिक ऑर्डर, ये आप याद कर लो, फोरेंसिक में पढ़ाते हैं कि ओपी पॉइजनिंग में गार्लिक ऑर्डर हो सकती है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, एक्सेसिव सिक्रीशंस है। फिर से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ गए, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपी पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। एट्रोपिन। सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ज्यादातर क्वेश्चन ओपी पॉइजनिंग पे आ रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो के। मेरा टेक होम मैसेज क्या है कि यू शुड नेवर गिव अप। इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन। हमेशा 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 ट्राई करते रहो, किसी ना किसी चाबी से तो ताला जरूर खुलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।